ओके डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। जानते हैं सैटरडे है। आई एम ऑलवेज विथ अ न्यू टॉपिक ऑन सैटरडे। हमारे लिए तो काफी इंपॉर्टेंट डे है। अब उम्मीद करता हूं आपके लिए भी होगा। पहली बात, मैं उन सफल अभ्यर्थियों को जिन्होंने यूपी पीसीएस की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, उन्हें मैं हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। उसमें बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बहुत डिजर्विंग थे और यूपीएससी के इंटरव्यू के बाद भी रह गए, तो वो यूपी पीसीएस में अच्छे पोजीशन में निकल गए। हम उन्हें भी विशेष रूप में भी बधाई देना चाहेंगे और उन बच्चों को भी बधाई देना चाहेंगे जो आफ्टर ऑल दे गॉट अ जॉब। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है एक अच्छा एक प्रतिष्ठित जॉब मिले और फिर उसके बाद आपका फाइट आगे भी चल सकता है। आप चाहो तो स्टेट सर्विसेज में क्वालिफाई करने के बाद फिर सिविल सर्विसेज के लिए भी अटेम्प्ट ले सकते हो। लेकिन जैसा कि स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम जस्ट कमिंग टू माय टॉपिक फर्स्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये हमारे एक सीरीज लेक्चर का पार्ट है और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे इस चैनल पर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स और स्टूडेंट्स इसकी वाइडर ऑब्जेक्टिव को समझ रहे हैं। लेकिन हर बार मुझे 2-4 मिनट के लिए इसलिए ब्रीफ करना होता है कि कई बार जो न्यू व्यूअर्स होते हैं उनको मकसद समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको तो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स पैटर्न में जाना होता है। वो तो आदि है कि कोई अगर एक स्पेसिफिक टॉपिक हो तो चलिए उसके कारण परिणाम इंपॉर्टेंस की चर्चा हो जाए। तो मैं थोड़ा सा आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि वर्टिकल स्टडी जरूरी है, बहुत जरूरी है। खासकर जो बच्चे जिन्होंने स्टडी शुरू किया हुआ है उनको थोड़ी इसमें परेशानी हो सकती है। इसलिए परेशानी होगी कि ये मैं थोड़ा सा आपको ऊपर के स्टेज पर लाना चाहता, बिकॉज यू नो कि बार बार बच्चे हमसे क्वेश्चन करते हैं। सिविल सर्विसेज का रिजल्ट भी आया तो बच्चे का एक क्वेश्चन होता है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाई इज सो यू कैन से फ्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग क्वालिफाइड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सबसे जो बड़ा रीजन होता है वो रीजन ये होता है कि हम पढ़ते जाते हैं, सोचते नहीं हैं। वी आर नॉट सपोज टू बी ए थिंकिंग क्रिएचर। हम सोचते नहीं तो बातें हमारे दिमाग में रहती नहीं है। हमारा सिलेक्शन हमारे पढ़ने के आवर्स से नहीं होगा। हमारा सिलेक्शन होगा कि हम कितनी चीजों को आत्मसात कर पा रहे हैं और उन चीजों को कॉपी पर लिखने में सक्षम है, उसमें भी स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में और एक खास आकार में। इसलिए मेरा इस लेक्चर का मकसद है कि आप एक तो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का विकास करें और दूसरा आप सोचने वाले प्राणी बने, थिंकिंग क्रिएचर। तो आज मैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं। उस टॉपिक को आप देखिए और इसको अच्छे ढंग से इवैल्यूएट करिए। मैं आपको बहुत बेसिक से वो बातें बताऊंगा और मैं खुद आपको इस पर सोचने के लिए कहूंगा। इस पर जरा आप भी विचार करिए कि हमारे एक राष्ट्र के सामने वास्तविक चुनौती क्या है। हमारा टॉपिक है कि स्वतंत्रता से भी बड़ी चुनौती थी भारत का राष्ट्र बनना। Was the rise of India as a nation a greater challenge than its independence? हम सिर्फ इसलिए चिंतित होते हैं कि हमें स्वतंत्रता हासिल करने में लगभग 100 वर्षों की लड़ाई लड़नी पड़ी। इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम बैक 1857 रिवोल्ट एंड इवन यू कैन से अर्लियर, अगर हम उसको संथाल रिवोल्ट और मुंडा रिवोल्ट से ही काउंट करें तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। हमें लगभग 100 इयर्स की लड़ाई लड़नी पड़ी, फिर हमने स्वतंत्रता हासिल की। और 15 अगस्त 1947 को आप जानते हो कि जब वो गान गूंज उठा कि ले ली आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के पुत तुमने कर दिया कमाल। तो साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल। तो ये इस तरह की जब आवाज गूंजी तो हम लोगों को लगा कि बहुत बड़ा अचीवमेंट हमने हासिल किया। जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध 14 अगस्त के मिडनाइट लेक्चर, जो मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं कि एट द स्ट्राइक ऑफ द मिडनाइट व्हेन द होल वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया इज वेकिंग अप टू लाइफ एंड फ्रीडम।
तो हम लोगों ने इसको कितना उत्सव मनाया, लेकिन हमारा रियल चैलेंज उसके बाद शुरू हुआ। अब मुद्दा यह था कि वेदर वी कैन सर्वाइव एज ए नेशन और नॉट, वी कैन वेदर कैन वी फॉर्म आवर सेल्स और द कंसीडरिंग आवर डाइवर्सिफाइड नेचर कैन वी फॉर्म आवर सेल्फ इनटू अ नेशन। तो ये एक इतना बड़ा चैलेंज था कि हमने जितनी सांस्कृतिक विविधता थी, जितना टेरिटोरियल डाइवर्सिफिकेशन था, जितना ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक डाइवर्सिफिकेशन था, तो उसको देखते हुए एक मुद्दा उभर रहा था कि हम राष्ट्र बन सकते हैं नहीं। तो माय स्टूडेंट्स, माय व्यूअर्स, नाउ टुडे वी आर मूविंग एंड I have to give you a picture कि how did India emerge to be a nation, how many challenges were faced by India in this course, and in what way the first generation of leadership of India came to face the challenge successfully। तो हम आज आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारा जो प्रथम पीढ़ी के नेता थे उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया था और इंडिया कैसे धीरे धीरे नेशन बनने के कगार पर आगे बढ़ा और कैसे इंडिया ने वो सफलता अर्जित की। तो आइए हम देखते हैं। पहले राष्ट्र क्या होता है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज नेशन एंड व्हाट इज द स्टेट। देखिए, स्टेट नेशन, नेशन का कॉन्सेप्ट व्हाट यू नो एज द मॉडर्न नेशन, क्योंकि जब आप नेशन स्टेट की बात करोगे तो द स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। नेशन बनने की कहानी 16वीं सदी उसके बाद ही शुरू हो जाती है, लेकिन यहां हम आपको मॉडर्न नेशन की बात कर रहे हैं। मॉडर्न नेशन को नॉर्मली अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन की संतान मानी जाती है कि द मॉडर्न नेशन वाज द प्रोडक्ट ऑफ, और यू कैन से डिसेंडेंट ऑफ द सो कॉल्ड अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये एक जनरल परसेप्शन है। तो आपके मन में जिज्ञासा यह होगी कि आखिरकार ये रेवोल्यूशंस ने ऐसा क्या कर दिया कि इस वक्त मॉडर्न नेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। तो देखिए, जैसे पहले एक राजा हुआ करता था, किंग, दैट वाज किंग, और ये किंग के सब्जेक्ट पीपल हुआ करते थे, उनकी प्रजा। और ये जो प्रजा थे इनमें अस्तर भेद था। कोई कुलीन थे, सम बिलोंग टू एरिस्टोक्रेटिक क्लास, सम टू द राइजिंग मिडिल क्लास, सम यू कैन से द क्लर्जी क्लास, जिसको पादरी वर्ग बोलते हो। बहुत सारे सेमी ऑटोनोमस रीजन्स थे। तो अपने ही जो सब्जेक्ट पीपल थे वो अलग अलग धरातल पर थे, मतलब वो एक धरातल पर नहीं थे, उनके बीच आपस में ही विभाजन था। तो कुल मिलाकर जो फ्रांस या यूरोपीय देश थे वह देश तो थे परंतु राष्ट्र नहीं थे, क्योंकि राष्ट्र बनने के लिए सबसे अहम चीज होती है हम एक है की भावना, कि वी आर यूनिफाइड, वी आर द सेम, वी आर द वन एंड वी आर द वन वॉइस। तो ये तरह की जब भावना आती है तो फिर एक नेशन बिल्डिंग होता है, नेशन बनता है, आधुनिक नेशन बनता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया कि एक तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्की को फॉर टाइम बिंग डिस्ट्रॉय कर दिया, राजतंत्र कहीं कुछ समय के लिए खात्मा हो गया था। आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पर होगे या आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा। दूसरी बात है कि उसमें उसने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन, और यू कैन से डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, उसने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा कर दी थी। तो राजा की जो प्रजा थी, जो सब्जेक्ट पीपल थी, वो अब सिटीजन के रूप में, जैसे अब टर्म आता है फ्रेंच टर्म, आज भी देखोगे ये टर्म वहीं से आता है, सिटीजन। सिटीजन का मतलब नागरिक, उसको फ्रेंच भाषा में कहा जाता था सिटियन, उसको सिटियन के तरह से देखते थे, माने उनका नाम होता था, फ्रेंच लैंग्वेज में उसको सिटियन कहते हैं, लेकिन नॉर्मली जो सिटीजन, तो सिटीजन जो नागरिक की अवधारणा ही सिटीजन की अवधारणा आ गई कि भाई अब जो राजा की प्रजा है वो राजा की प्रजा नहीं है बल्कि वह सिटीजन है। तो इस प्रकार से राजा की प्रजा और राज्य के नागरिक ये दोनों एक हो गए।
तो दैट वाज गोइंग टू बी अ ग्रेटर अचीवमेंट। आप उसको मानकर चलिए कि वो एक ग्रेटर अचीवमेंट था उस समय के लिए। तो मतलब यहां से आधुनिक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। दूसरी बात है कि अगर आधुनिक राष्ट्र बनना है तो अब फ्रांस है, तो फ्रांस में मान लीजिए ये फ्रेंच भाषी है, आप इसको मानकर चलिए फ्रेंच लैंग्वेज है। तो हुआ कि चलो भाई फ्रेंच लैंग्वेज को आधार बनाएंगे और जो जो लोग फ्रेंच बोलते हैं और उस फ्रेंच भाषा को ही फैलाओ। फ्रांस की एक भाषा राष्ट्रीय भाषा होगी, नेशनल लैंग्वेज होगी, फ्रेंच लैंग्वेज होगी, और जो फ्रेंच पीपल हैं वो सब पर डोमिनेट कर रहे हैं। और उसमें थे, ऐसा नहीं था कि माइनॉरिटी ग्रुप्स नहीं थे, लेकिन माइनॉरिटी ग्रुप्स की संख्या इतनी नहीं थी एंड दे वर नॉट इन ए पोजीशन टू अपोज द यू कैन से मेन कंटेंडर। जो नॉर्मली जो रीजनल जो कुछ माइनॉरिटीज ग्रुप थे तो उन्होंने उसको बर्दाश्त किया, सहन किया, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था उस फ्रेंच फूड को एक्सेप्ट करने का। तो उन्होंने उसको, और उस समय के लिए कोई बड़ी बात भी नहीं थी क्योंकि मेजोरिटी में फ्रेंच थे, तो बाकी जो माइनॉरिटी ग्रुप थे उन्होंने अपने आप को उसके साथ जोड़ लिया और एक फायदा मिल ही रहा था, और वो फायदा था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फायदा यह था कि वंस यू आर गोइंग टू स्टार्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तो इट मीन्स, हालांकि वन मैन वन वोट तो नहीं था, ये तो बहुत बाद में चलकर यू कैन से यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जिसको आप कहते हो, सो दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। लेकिन हाँ, सभी को सरकारी सेवा में जाने का राइट, माने गवर्नमेंट जॉब में जाने का राइट, सभी को एक तरह से सभी कम्युनिटी के लोगों को वोट देने का राइट, भले ही उस पर प्रॉपर्टी क्राइटेरिया फिक्स कर दी गई थी। प्रॉपर्टी क्राइटेरिया फिक्स करने के बाद कम से कम लैंग्वेज के आधार पर, कम से कम आप कह सकते हो कि जो रीजनलिज्म के आधार पर या बेसिकली रेशियलिज्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना है। आप फ्रेंच हो, आप वोट दो, आप सरकारी सेवा में जाओ, देयर इज नो बैरियर अगेंस्ट एनीबॉडी। तो ये कम से कम क्या हुआ कि सबको नेशन में खींच लिया और नेशन बिल्डिंग का पहला कॉन्सेप्ट आया। और जिसी समय फ्रांस में मॉडर्न नेशन का कॉन्सेप्ट आया, एंड अर्लियर देन दैट इवन यू कैन से कि यूएसए ऑलरेडी इमर्ज टू बी अ मॉडर्न नेशन। और फिर ये जो मॉडर्न नेशनलिज्म है, इट स्प्रेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप। अब वेस्टर्न यूरोप में ये मॉडल फैल गया, बन गया आधुनिक राष्ट्र। अब देश से राष्ट्र बना, देश में वह एकता नहीं थी, राष्ट्र में आपस में एक होने का एक भाव आ गया कि वी आर द वन एंड द सेम। अब इसके बाद आती है बात राष्ट्रवाद की विचारधारा से तेजी से विस्तार इटली और जर्मनी के लोगों में। अब एक कहावत आपने सुनी होगी, खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है। तो जब नेशनलिज्म की अवधारणा आई तो इट जस्ट स्प्रेड लाइक द फॉरेस्ट फायर, या जंगल की आग की तरफ फैलना शुरू हो गया। और सबसे बढ़कर ये देखो, ये जर्मन रीजन है, और जर्मन के अगर दक्षिण में जाओगे तो आपको इटालियन रीजन भी मिलेगा। तो ये जर्मन है, ये एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टेट हुआ करता था जर्मनी के अंतर्गत, पावरफुल, यू कैन से इट वाज द यूरोपियन पावर एट दैट टाइम, एंड दैट वाज द स्टेट ऑफ प्रशा। इसको प्रशियन स्टेट या प्रशा बोलते हैं। तो ये पहले से ही था। इसके बाद जो जर्मन क्षेत्र लगभग 38-39 स्टेट्स में विभाजित थे, रीजन में विभाजित थे, लेकिन ये सब जर्मन भाषी थे। ऑल वेर द जर्मन स्पीकिंग पीपल। सो एट दैट टाइम यू कैन सी द लिंग्विस्टिक commonality, or you can say the linguistic uniformity was going to be a great catalyst or incentive for nation building. तो चूंकि एक राष्ट्र, एक भाषा, एक राष्ट्र का कॉन्सेप्ट था, तो जो बिखरे हुए जर्मन लोग थे, दे स्टार्टेड टू डेवलप अ सेंस ऑफ फेलो फीलिंग। वो आपस में भाईचारा और बंधुता का भाव विकसित करना शुरू कर दिया कि हम एक हैं। और तब फिर उन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दिया। वही बात इटालियन लोगों में भी लागू हुई। वो भी अपना कल्चरल यूनिफॉर्मिटी कुछ खोज रहे थे कि भाई हम एक कल्चर के हैं, हम एक भाषा भाषी हैं। इटालियन लोग अपनी रोमन परंपरा देख रहे थे, बिकॉज यू नो लैटिन लैंग्वेज एक समय था, अब तो वो लैंग्वेज डिफंक्ट हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी रोमन एम्पायर से अपनी पेडिग्री को जोड़ रहे थे। जर्मन लोग हैं, वो जर्मन लोग एक भाषा भाषी और एक सांस्कृतिक आंदोलन पहले ही हिगेल, फिक्टे, जॉन ये सब ने शुरू कर दिया था। तो एक कल्चरल यूनिफॉर्मिटी और लिंग्विस्टिक यूनिफॉर्मिटी के आधार पर
इन दोनों ने संघर्ष करना शुरू कर दिया, लॉन्ग फाइट किया, यूरोप में उठापटक मचाया और उठापटक के बाद 1870 तक दो राष्ट्र आए जिसको आप कहते हो जर्मनी और इटली। दे वर सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्ड फ्रॉम द डिवाइडेड रीजन्स इनटू अ सिंगल नेशन। यह राष्ट्रवाद की जीत थी। लेकिन थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ोगे तो एक बदकिस्मती की कहानी भी आपको पता चलेगी। इधर वेस्ट में नेशन बिल्डिंग शुरू हुआ, ये आग की तरह फैल गई। सेंट्रल मतलब यूरोप में, जर्मनी सेंट्रल यूरोप में था, तो वहां पर नेशन बिल्डिंग हो गया, इटली में नेशन बिल्डिंग हो गया। लेकिन जो वेस्टर्न यूरोप से जो राष्ट्रवाद की विचारधारा आई, तो इधर सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप में, मतलब मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप में कुछ साम्राज्य थे। देयर वर सर्टेन एम्पायर्स एंड दे वर द मिडिवल ओल्ड एम्पायर्स। यू कैन से हैब्सबर्ग एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर एंड रशियन एम्पायर। तो अब जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर का मतलब ही एक ऑस्ट्रियाई साम्राज्य था, उधर एक मुस्लिम साम्राज्य। आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसको देखोगे, मैं उसको डिटेल्स में नहीं ले जाऊंगा, मैं थोड़ा सा आपको यूरोप में रखूंगा और तुरंत भारत पढ़ लाऊंगा, आप चिंता मत करो, केवल इसको आप देखो। तो ये तीनों एम्पायर्स थे। हैब्सबर्ग एम्पायर था, उसका नाम था हैब्सबर्ग एम्पायर, एक बहुत बड़ा क्षेत्र लेकर और सैकड़ों वर्ष से अस्तित्व में था। एक मुस्लिम एम्पायर ईस्टर्न यूरोप में कायम हो गया था। कभी शायद हमने आपको रेफरेंस में बताया होगा, डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया का पतन। तो उसमें जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, दैट वाज कॉल्ड बिजेंटियन एम्पायर एज वेल। तो जो बिजेंटियन एम्पायर था, वो बिजेंटियन एम्पायर को एक्लिप्स करके, मतलब दैट वाज कंकर्ड, और फिर उसके बाद उसने ऑटोमन एम्पायर वहां पर गठित हुआ, एक ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हो गई। अब वो साम्राज्य भी बहुभाषा भाषी था, बहुनस्लीय था, बहु क्षेत्रिक था, मींस कि मल्टीलिंगुअल, मल्टीरेशियल एंड मल्टी रीजनल एम्पायर्स। हैब्सबर्ग एम्पायर भी, ऑटोमन एम्पायर भी और रशियन एम्पायर भी। खैर चलिए, रशिया तो ईस्ट में था, डंडे के बल पर अपने आप को बचाए रखा। लेकिन ऑटोमन एम्पायर में और विशेषकर हैब्सबर्ग एम्पायर में, मतलब विशेषकर ऑटोमन एम्पायर में और फिर हैब्सबर्ग एम्पायर में, जो डिफरेंट जो भाषा भाषी समूह के लोग थे, उन्होंने मांग करनी शुरू कर दी कि भाई प्रत्येक भाषा इस समूह एक राष्ट्र के रूप में, प्रत्येक सांस्कृतिक समूह को एक राष्ट्र चाहिए, भाई हम भी राष्ट्र हैं। अब देखिए माय स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, अब समस्या यह है कि एक एक क्षेत्र में 12 इस तरह के माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, तो इसका मतलब है तो 12 राष्ट्र बन जाएंगे। तो पुराने जो मोनार्क थे, जिनके हाथ में डंडे के बल पर चाहा भाई किसी तरह मैं इसको दबा के रखूं, तो पूरे 19वीं सेंचुरी में माय स्टूडेंट्स पूरी यूरोप एक तरह से दहकता रहा, जिसको आप देखोगे, आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे या आपने पढ़ा होगा, तो एक टर्म आपको मिला होगा बाल्कन क्वेश्चन, या एक फ्रेज ही बन गया है बाल्कनाइजेशन। बाल्कनाइजेशन का मतलब होता है एक तरह का उसका सेशनिज्म टाइप की चीजें, जिसमें लोग अलगाववाद, माने अलगाववाद की भावना को मजबूती होती है। तो ये तो सब जेन्युइनली सब डिमांड कर रहे थे कि भाई जब फ्रेंच भाषा पर के आधार पर एक फ्रांस राष्ट्र बन सकता है, और जर्मन भाषा के आधार पर जर्मन राष्ट्र, और स्पेनिश भाषा के आधार पर स्पेनिश राष्ट्र, तो व्हाई नॉट हमारी भाषा के आधार पर फिर बल्गान भाषा के आधार पर क्यों नहीं, और बल्गान रेशियल ग्रुप राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा। अब देखो, हैब्सबर्ग साम्राज्य की जहां तक बात थी, तो ये हैब्सबर्ग साम्राज्य का जो इंपेरर था, शासक था, वो क्रिश्चियन था, वो क्रिश्चियन वर्ल्ड का था। यूरोपीय देशों ने उसमें तो ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हो गई ऑटोमन साम्राज्य, जो मुस्लिम साम्राज्य था, और पूर्वी यूरोप में उसके बहुत सारे जो सब्जेक्ट पीपुल थे वो क्रिश्चियन थे, और वही क्रिश्चियन पीपुल राष्ट्र की मांग कर रहे थे। बात यहां लिंग्विस्टिक और रेशियल डिवीजन के साथ साथ अब कॉम्युनल डिवीजन की भी थी। तो यूरोपियन पावर्स उसमें हस्तक्षेप कर करके उसको स्वतंत्र करते जा रहे थे। तो उसी ऑटोमन साम्राज्य से ग्रीस निकलकर एक नया राष्ट्र बन गया, फिर उसके आगे रोमानिया निकलकर एक नया राष्ट्र बन गया, फिर उसके बाद रोमानिया के बाद फिर सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो निकलकर नया राष्ट्र बन गया। एंड आफ्टर सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो देन यू कम्स द टर्म ऑफ बुल्गारिया, और बुल्गारिया के बाद 1913 में 1913 में अंतिम आ गया अल्बानिया। और फिर वो राष्ट्र आप देखेंगे कि मैंने मैप भी आपको लगा दिया है, आप आराम से उसको पीडीएफ फॉर्म में देखना और आपको समझ में आ जाएगा। तो आप वहां पर देखो, बुल्गारिया भी
रोमानिया भी ये सब राष्ट्र के रूप में निकलते चले गए, सॉरी बुल्गारिया बाद में और फिर अल्बानिया लास्ट में। और अंत में ये रेशियल डिवीजन इतना ज्यादा हो गया और इतना ज्यादा तनाव उस क्षेत्र में हुआ, ऊपर से यूरोपीय शक्तियों का हस्तक्षेप, उनके हित को आपस में टकराना, जिसे बाल्कन क्वेश्चन कहते हैं, एंड देन इरप्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देयर वाज द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब प्रथम विश्व युद्ध हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध में संयोग से युद्ध के लैटर फेज में अमेरिका भी उसमें जंप कर गया। तो अमेरिका यूएसए जंप कर गया। अब यूएसए जब इस वॉर का जब एंड हुआ तो यूएसए की तो पहले से भी आदत है, मैं आपको बता चुका हूं कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल करता है तो उससे पहले एक आइडियोलॉजी देने की आदत है, चाहे इराक पर अटैक करना हो या फिर अफगानिस्तान पर, कहीं भी वो जैसे आप अमेरिका के साथ हैं या आतंकवाद के साथ, तो इस तरह की उसकी अपनी कुछ होती है। तो अब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हो रहा है तो विल्सन महोदय एक नए नेता बनकर अमेरिकी प्रेसिडेंट आ गए। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि देखिए, हम यहां पर जितने भी राष्ट्र, जितने भी रेशियल ग्रुप हैं बाल्कन क्षेत्र में, उनको हम अलग अलग भाषा के आधार पर, जो भाषाई और नस्लीय समूह हैं, उनको हम पृथक राष्ट्र का दर्जा देंगे। राइट टू सेल्फ जजमेंट शुड बी अलाउड टू the linguistic and racial minorities in Central and Eastern Europe, and that will bring the permanent peace in Europe, and I am confident that the First World War would prove the lasting war in Europe. After that, no war had to take place in future. अब बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने वादा कर दिया, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। उन्होंने कहा कि देखिए, आप सबको हम आत्मनिर्णय का अधिकार देंगे, और जब इनको आत्मनिर्णय का अधिकार मिल जाएगा, सब अलग अलग राष्ट्र बन जाएंगे, तो इनकी राष्ट्रीय आकांक्षा पूरी हो जाएगी और यूरोप में आगे फिर कोई वॉर नहीं होगा। उनका यह कहना था। चलिए, बहुत बड़ी बात की। तो एक्चुअली हिज होल डॉक्ट्रिन वाज प्रोपाउंडेड एज द विल्सन्स 14 पॉइंट प्रोग्राम। उनका जो होल डॉक्ट्रिन है उसको विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। खैर, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नए नए राष्ट्र का सृजन कर दिया। जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य था, उस संयोग से पराजित पार्टी था, डिफीटेड पार्टी था, जर्मनी के साथ रहा था, तो उसको बांटने में उनको आसानी हुई। उन्होंने उसको काट काट के अलग कर दिया और वो हैब्सबर्ग साम्राज्य से एक ऑस्ट्रियन नेशन निकाल दिया, दूसरा हंगरी, फिर उसी से निकलकर आ गया यूगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया। कुछ भाग रोमानिया को दे दिया गया जो पहले से ही अस्तित्व में था, और कुछ पोलिस जो बहुल क्षेत्र थे वो पोलैंड को दे दिया गया। तो नए राष्ट्रों का सृजन हो गया। हालांकि चीजें इतनी सिंपल नहीं है। जब वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ोगे, और या मेरे स्टूडेंट्स हो तो आपने अगर पढ़ा होगा या फ्यूचर में पढ़ोगे, तो आप इस बात को खुद समझ जाओगे कि वहां पर बहुत सारा और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, और जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उसमें कॉम्प्लिकेशन यह है कि वहां पर भी थोड़ी चालाकी थी। चालाकी यह थी कि उधर सोवियत रूस में रशियन रेवोल्यूशन हो गया था, और वहां पर भी आप देखोगे कि लेनिन जब वहां नेशन बिल्डिंग करता है रशिया में, जैसे है तो कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म तो कोई भी भेदभाव को मानता नहीं है, लेकिन उसको 15 गणतंत्रों का एक संघ रूस, सोवियत रूस में बनाना था। तो उसने डिफरेंट जो लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, डिफरेंट नेशनलिस्टिक ग्रुप थे, उसको उसने माइनॉरिटीज का दर्जा देकर और सबको अलग अलग रिपब्लिक के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। तो जो कॉन्सेशंस लेनिन ने दिया था, अब उसकी भी इतिहास में आलोचना हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि लेनिन का यह स्टेप इतना मतलब घातक साबित हुआ कि अंत में चलकर सोवियत रशिया का विघटन हो गया। खैर, वो सब विवाद में अभी मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अब लेनिन को काउंटर करने के लिए विल्सन महोदय आए थे। इधर जो कॉलोनीज के लोग थे वो अलग देख रहे थे विल्सन की तरफ, लेनिन से ज्यादा वो विल्सन की तरफ देख रहे थे। यहाँ इंडिया में महात्मा गांधी थे, चाइना में डॉक्टर सन्यास सेन थे, जो इजिप्ट है, मिस्र है, दैट वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, तो वहां पर जगलुल पाशा थे। ये सभी अब विल्सन की तरफ देख रहे हैं कि विल्सन यूरोप में एक नया सौगात लेकर आए हैं, दैट इज द 14 पॉइंट प्रोग्राम, एंड अंडर दिस प्रोग्राम द राइट टू सेल्फ जजमेंट हैज बीन अलाउड टू द डिफरेंट नेशंस। इस प्रोग्राम के तहत जब आत्मनिर्णय का अधिकार जब विभिन्न समूह को मिल रहा है, तो कॉलोनीज को भी मिलना चाहिए। विल्सन महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि भाई ये 14, मतलब ये एक तरह से उन्होंने हिंट कर दिया, स्पष्ट कहना तो उचित नहीं होगा, कि भाई ये केवल यूरोप पर लागू होता है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप पर, या कॉलोनीज पर लागू नहीं होता है। खैर, एनीवे, अब देखिए, अब आप केवल 14 पॉइंट प्रोग्राम को आप याद रखिए, क्योंकि देखो हम डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं तो हर जगह से रेफरेंस लेते हैं। देखो, जब आप इस
लेक्चर में जब रम जाओगे, जिसको कहते हैं पास्ट एंड प्रेजेंट कम्युनिकेशन सीरीज में, तो आपको पता चलेगा एक मुकाम ऐसा आएगा कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी सब आके एक मुकाम पर आ जाता है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो आप उसका हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव देखे बिना तो वर्तमान को समझ नहीं सकते, चाहे व्हाट एवर सब्जेक्ट यू आर हैविंग। ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट। दूसरी बात है कि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में कभी भी एक व्यू नहीं हो सकता। जब कई बार मैं देखता हूं कि मैं ही लेक्चर देता हूं तो कई बच्चे बहुत रिएक्ट करते हैं, अरे ना बर्दाश्त हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को सुन लो, मत मानो उस पॉइंट ऑफ व्यू को। क्योंकि ह्यूमैनिटीज में तो फिक्स पॉइंट हो भी नहीं सकता है। जिस दिन ह्यूमैनिटीज में कंसेंसस हो जाएगा उस दिन ह्यूमैनिटीज का डेथ हो जाएगा। तुम चाहते हो ह्यूमैनिटीज का डेथ हो जाए? कंसेंसस, फाइनल वर्डिक्ट, आप 250 मार्क्स के आपके पेपर होते हैं, क्या कभी कोई इंसान 250 मार्क्स ला सकता है कि पेपर में? नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छी कॉपी अभी लिखनी बाकी है। कब लिखी जाएगी? डोंट नो। तो हमारा यह कहना है कि हम आपको जानबूझकर एक एक्टिवेट करते कि आप सोचो, इसमें अगर आप कुछ और भी ला सकते हो, कुछ और जोड़ सकते हो। अब ह्यूमैनिटीज तो इतना फ्लेक्सिबल होता है कि प्रोफेसर इरफान हबीब जो ग्रेट हिस्टोरियन बने, वो अपने विचार मोहम्मद हबीब के विचारों को काटकर, जो टेक्नोलॉजी पर जो मोहम्मद हबीब का रिसर्च है उसको इरफान हबीब ने आगे बढ़ाया है, और जो उन्होंने अर्बन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट मोहम्मद हबीब ने दिया है उसको इरफान हबीब ने ही खंडन किया है। तो ये इंटरप्रिटेशन है। एवरी नॉलेज इज ए पर्सपेक्टिव। पहले हम सोचने वाले प्राणी तो बने, फिर रास्ता खुद निकल जाएगा, तुम अपना रास्ता खुद ढूंढ लोगे। तो अब आगे और हम लोग ने देखा कि भाई अब भारत पर देखो क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये आपको बताया कि नए नए जो राष्ट्र बने हैं, इसका मैंने मैप पर दे दिया है। बुल्गारिया वगैरह तो पहले ही बन गए थे, रोमानिया ये सब तो ऑटोमन साम्राज्य से निकला है, लेकिन हैब्सबर्ग साम्राज्य से कुछ राष्ट्रों को निकाला है। जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य से ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, इधर रोमानिया को कुछ भूभाग मिल गया, कुछ भूभाग पोलैंड को मिल गया। तो ये सब मैप को आप थोड़ा सा देख लोगे तो, हालांकि पूरा तो क्लियर नहीं, लेकिन हाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए दे दिया है। अब देखिए समस्या क्या आ रही है। अब समस्या आनी है कि अभी तक जो राष्ट्र थे वो वेस्टर्न यूरोप में इतने छोटे छोटे थे। जो बड़ा राष्ट्र रशिया था, सॉरी, जो बड़ा राष्ट्र ऑटोमन साम्राज्य, हैब्सबर्ग साम्राज्य थे, उसको तोड़ तोड़ के इतना छोटा कर दिया गया, इतना छोटा। और यहां पर क्या है कि ये कह रहे हैं कि भाई हम एक लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं, एक लिंग्विस्टिक हैं, तो एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है, ये बन गए सिटीजन। सिटीजन क्यों बने? तब एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है, कोई एक रेशियल ग्रुप है, कोई एक, तो अपना बेसिस बनाकर, जैसे अब मान लीजिए आप इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी कंट्री में 80% लोग एक समूह से आ रहे हैं और 4-4, 5-5% लोग 5-6 समूह से आ रहे हैं, तो 80% वाले लोगों ने इसको राष्ट्र बना लिया और अपना कॉमन पैरामीटर्स को ही नेशन के पैरामीटर्स के रूप में रख दिया। अब जो 3-4% लोग हैं उन लोगों में या तो उतना कॉन्शसनेस नहीं है, दूसरी बात है कि लंबे समय से उसी सोसाइटी में रहते चले आ रहे हैं, एक स्टेट के रूप में रहते चले आ रहे हैं, तो 3-4% वाले लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया और 80% लोगों का जो पैरामीटर्स है वही नेशन का पैरामीटर बन गया। और नेशन बिल्डिंग, डेमोक्रेसी दोनों साथ साथ आ गई। माने आप इस राष्ट्र में हैं तो पश्चिमी देशों में उसे भी इंडिविजुअलिज्म को प्रोत्साहन है, तो आप किसी भी रेशियल ग्रुप से आ रहे हो, किसी भी लिंग्विस्टिक ग्रुप से आ रहे हो, किसी भी आप नस्लीय समूह से आ रहे हो, किसी भी आप अगर भाषाई समूह से आ रहे हो, लेकिन हो तो आप एक इंडिविजुअल, और आपको एक इंडिविजुअल के रूप में समान अधिकार है। तो समान अधिकार है, सरकारी सेवा में समान अधिकार है, वोट देने का समान अधिकार है, नागरिक सुविधाओं का समान अधिकार है। तो ठीक है, कॉमन पैरामीटर से हमें क्या दिक्कत है, यहां पर नेशन चल रहा है। हालांकि जो बाद में बना था ऑटोमन साम्राज्य और
हैब्सबर्ग साम्राज्य के विघटन पर उसमें थोड़ी चालाकी यूरोपीय देशों ने की थी, ईमानदारी से उन्होंने नेशन नहीं बनाया था। और वहां पर उनके मन में बेईमानी क्या थी और क्यों थी, तो जब आप वर्ल्ड वॉर वाला सुनोगे, मेरा एक लेक्चर वर्ल्ड वॉर पर होगा, तो दोनों वर्ल्ड वॉर पर, हालांकि मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट किया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को थोड़ा हमने प्रिसाइजली लिया था क्योंकि आपके लेक्चर का साइज बड़ा हो रहा था। बट यू हैव टू गो थ्रू दैट लेक्चर। मुझे लगता है ऐसा कि थोड़ा सा उसमें आपको समझ में आ जाएगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने चालाकी क्या की थी। जैसे मेरे लेक्चर है उसको बार बार देखते रहो, बार बार देखते रहोगे। क्या कभी मान लो आप संडे कहीं कभी टाइम मिले, कभी टाइम मिले, 2 आवर्स का लेक्चर होता है, उसको उससे तुमको क्या होगा, एक के बाद दूसरा लेक्चर देखते चलोगे तो एक तुम्हारा कॉन्सेप्ट और भी बिल्डअप होगा। वैसे भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका भी एक तरह से क्लास में तो वर्टिकल स्टडी वो करते ही रहेंगे और वर्टिकल के साथ हम ओरिजेंटल स्टडी कराते ही हैं, और इसमें हमने केवल ओरिजेंटल स्टडी कराया है, तो उसमें क्या होगा कि और रिवीजन का अच्छा अवसर आपको मिलेगा। तो ये देखो, अब तक इतने बड़े बड़े बन रहे थे राष्ट्र, अब भारत को लीजिए तो भारत था इतना बड़ा, और भारत हैब्सबर्ग साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य सबसे बड़ा था। तो जब भारत की बात आई तो ब्रिटिश लोग भी हंसने लगे, कहा कि नहीं नहीं, भारत कहां राष्ट्र बन सकता, ये तो राष्ट्र हो ही नहीं सकता। हमने इसलिए कहा कि स्वतंत्रता से बड़ी चुनौती थी हमारे लिए नेशन बिल्डिंग, भारत तो राष्ट्र हो ही नहीं सकता, इसमें राष्ट्र होने का गुण कहां है। 1888 में एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम था जॉन स्ट्रेची। His name was John Strachey, and after returning from India, he delivered a series of lectures at Oxford, and the lectures have been crystallized into a book that is known as India. तो उन्होंने जो एक सीरीज ऑफ लेक्चर दी, वो लेक्चर अब एक बुक में कैद है, उस बुक का नाम है इंडिया। उस लेक्चर में उन्होंने कहा कि देखिए, भारत न कभी राष्ट्र हो ही नहीं सकता है, भारत को राष्ट्र बनाने का ख्वाब ही छोड़ दीजिए, भारत तो यूरोप है, इंडिया शुड बेटर बी कंपेयर्ड विथ यूरोप, भारत को आप यूरोप से तुलना कीजिए। और उन्होंने यहां तक कहा कि एक 2 कंट्री का उन्होंने दृष्टांत दिया, जहां तक मुझे याद है, स्पेनिश और स्कॉटलैंड कहा था कि स्पेनिश और स्कॉटलैंड में जितनी भिन्नता है उससे कहीं ज्यादा भिन्नता तो इंडिया में बंगाली और पंजाबियों में है। तो स्कॉटलैंड और जब आप समझ सकते हो कि स्पेन मिलकर जब एक राष्ट्र नहीं बन सकते, तो इंडिया इतने सारे हुए, तो बंगाली पंजाबी के अलावा हम मराठी गुजराती बहुत सारे हैं, तो फिर वो राष्ट्र कैसे बनेंगे। तो उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया इज सो कल्चरली, लिंग्विस्टिकली, रीजनली, रेशियली डाइवर्स, इट कैन नेवर इमर्ज टू बी अ नेशन। माने इतना विविधता, इतनी विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, जातीय विविधता है, रेशियल नस्लीय विविधता है, कि भारत राष्ट्र नहीं बन सकता, खारिज कर दिया। अब जब ये तो मैं बहुत पहले 19वीं सेंचुरी की बात बता रहा हूं, फिर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जब भाषाई आधार पर और रेशियल आधार पर जब राष्ट्र बने, तो इंडियन लीडर्स डर रहे थे, क्योंकि इंडियन लीडर्स तो इंटेलेक्चुअल्स तो थे, बड़े इंटेलेक्चुअल्स, दे वर द ग्रेट इंटेलेक्चुअल्स, चीजों को तो समझते थे। आप तो दादा भाई नौरोजी से आप देखोगे तो एक आप बल्कि 19वीं सेंचुरी में आप राजा राम मोहन राय से ही देखोगे तो बहुत सारे मिडिल क्लास थिंकर्स से जो कॉम्प्लिकेशंस को समझ रहे थे, तो अब ये सब भी भयभीत हो रहे थे कि भाई इंडिया तो राष्ट्र हो ही नहीं सकता, ये लोग बोल रहे हैं राष्ट्र नहीं हो सकता। और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, और अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर एक चीज शब्द आपको मिलेगा कि इंडिया एक्चुअली वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज टू प्रमोट इंडिया एज ए नेशन, भारत को एक राष्ट्र के रूप में, राष्ट्र निर्माण को प्रोत्साहन देना, वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक लक्ष्य था। तो अब एक तो 2 बातें पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ने सिद्ध कर दी थी। मैंने यहां पर आपको यह बताइए कि 2 बातें पेरिस शांति सम्मेलन ने सिद्ध कर दी थी। एक यह कि भारत को पश्चिमी मानदंड पर आधारित राष्ट्रवाद की परिभाषा की चुनौती का सामना करना पड़ा है, मैंने दे दिया है। 2 प्रमुख चुनौतियां थी। इंडिया हैड टू फेस द चैलेंज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ नेशनहुड ऑन वेस्टर्न पैरामीटर
टू मेन चैलेंजेज वर, भारत का आकार अत्यधिक विशाल था, इंडिया वाज हैविंग अ कॉन्टिनेंटल साइज, और दूसरा ये अपने स्वरूप में बहुनस्लीय बहुसांप्रदायिक था। और फिर यहां पर हमने आपको दिया कि भाई जॉन स्ट्रेची ने, एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी है, उसने उसे खारिज कर दिया, और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ने दो बातों को स्थापित कर दिया था। एक कि अलग अलग भाषाई और नस्लीय समूह अलग राष्ट्र हैं, और इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे समूह थे, और दूसरा कि राष्ट्र बनने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति भी चाहिए, देयर शुड बी सम अप्रूवल फ्रॉम द वर्ल्ड पावर और द ग्लोबल यू कैन से पावर्स फॉर बीइंग अ नेशन। तो आप ये दोनों क्राइटेरिया को इंडिया कैसे फुलफिल करता आप समझ सकते हो। लेकिन फिर भी चलिए, इंडियन लीडर्स ने हिम्मत नहीं हारी। जब उन्होंने नेशनल मूवमेंट शुरू किया तो दोनों प्रोसेस उन्होंने एक साथ चलाना शुरू किया। एक तो हम आजादी की लड़ाई तो लड़े ही, और दूसरा हम जो जितने महकमे हैं उनके बीच आपस में एक वैचारिक आदान प्रदान लाए, उनके बीच आपस में मेल मिलाप की नीति अपनाए। तो आप देखोगे 1921 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो अपना सेशन जहां भी किया, तो अलग अलग स्टेट्स में एक तो कांग्रेस ने नीति बनाई। देखो मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं तो आई एम सॉरी आप लोग फिर हमें कांग्रेस पकदर मत मान लेना। यहां कांग्रेस एक नेशनल मूवमेंट के लीडर के रूप में मैं कह रहा हूं, जो कि इंडिया के नेशनल मूवमेंट के डोमिनेंट फोर्स का नेतृत्व करता था। आप उन्हें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का कांग्रेस ना समझे, आप समझिए इसमें महात्मा गांधी भी थे, और जो एक नेशनल मूवमेंट था वो केवल मतलब कोई पार्टी नहीं थी। दुर्भाग्य हुई जो महात्मा गांधी ने कहा था कि वे स्वतंत्रता के बाद उसको भंग करके फिर दूसरी पार्टी बननी चाहिए थी, लेकिन उस पार्टी को भंग नहीं की गई। तो उसे अब क्या हुआ, सबसे बड़ा तो हमें ये लगता है कि कांग्रेस का डिसग्रेस इस रूप में आज पॉलिटिकल पार्टी के रूप में हो गए, तो उसकी आलोचना शुरू हो गई। नेहरू एक पॉलिटिकल लीडर है, उसका इवोल्यूशन अलग है। नेहरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, तो फिर इवोल्यूशन का पैमाना ही बदल जाता है। तो मैं ये करता हूं, तो इसलिए आप लोग कांग्रेस में बार बार शब्द का प्रयोग करूंगा, तो उसमें मैंने अपने पोजीशन को स्पष्ट कर दिया कि आप लोग इसका गलत अर्थ नहीं लगाएंगे। तो अब क्या है कि कांग्रेस ने हिम्मत नहीं हारी, इसने 1921 के बाद एक नीति निकाली। वैसे भी शुरू में भी इसका प्रयास यही था कि कांग्रेस का सेशन किसी एक जगह पर नहीं हो, बल्कि कांग्रेस का सेशन अलग अलग जगहों पर हो। और मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा, अगर कांग्रेस का सेशन अलग अलग जगहों पर हो तो एक बात का भी ख्याल रखा गया कि जब कांग्रेस का सेशन हो तो उसके सेशन में जो लैंग्वेज का, ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए वो वहीं की भाषा हो, उस क्षेत्र की भाषा हो। तो उसने विविध भाषा प्रयोग पर बल दिया, और यह भी नीति निकाली कि स्वतंत्रता के बाद, चूंकि इससे पहले भारत में जो प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, तो जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी था और बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, अब बंगाल प्रेसिडेंसी था, तो अब इस तरह की जो प्रेसिडेंसी है वो प्रत्येक प्रेसिडेंसी में कई कई भाषाई समूह थे। अब जैसे एक केवल मद्रास प्रेसिडेंसी में तुम देखोगे तो तमिल स्पीकिंग थे, पीपल थे तमिल भाषी, फिर तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे, तेलुगु भाषी, मलयालम स्पीकिंग पीपल थे, मलयालम भाषी मैंने केरला, एंड तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ स्पीकिंग पीपल थे। तो मतलब क्या है कि उसमें आज जिसको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक देखते हो, तो ये सबके सब रीजन, मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, ये चार स्टेट्स उसी से निकले हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी से। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में दो थे, गुजराती भाषी थे और मराठी भाषी थे, तो उससे गुजरात बना और महाराष्ट्र अलग हुआ। और बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था। तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि तो उसमें कांग्रेस ने नीति बनाई कि देखिए हम लोगों को इस प्रकार की प्रेसिडेंसी नहीं रखनी है, हम लोगों को अपनी प्रेसिडेंसी चेंज करनी है, मतलब ग्रेजुअली वी हैव टू, हमें अपने आप को एक भाषाई आधार पर आगे प्रांतों का गठन करना है। और फिर अलग अलग क्षेत्र के नेताओं को कांग्रेस का अध्यक्ष का पद दिया जाता था, अलग अलग महकमों से अध्यक्ष का पद दिया जाता था, और फिर यह भी ध्यान रखा जाता था कि जो कमिटीज हो उसमें हर क्षेत्र के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो। और बड़ी खुशी होगी आपको नेशनल मूवमेंट में कि अगर इधर उत्तर से राजेंद्र प्रसाद अगर स्पीच दे रहे थे तो दक्षिण से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी स्पीच दे रहे थे। और जब इंडिया के प्रेसिडेंट के चुनाव की बात हुई तो राजेंद्र प्रसाद के इमीडिएट कॉन्टेंडर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी थे। तो किसी भाषाई आधार पर उधर बंगाल के नेता में आप समझ सकते हो, चित्तरंजन दास से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक दहाड़ रहे थे। तो यूपी से आप देख रहे हो पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत थे। तो हर क्षेत्र से थे, उत्तर से थे, पश्चिम थे, गुजरात में तो गांधी ही थे।
वल्लभ भाई पटेल थे। तो अब इन कारणों से तुम देखो, इंदुलाल यादव थे, तो मतलब पूरी इंडिया का रिप्रेजेंटेशन था नेशनल मूवमेंट में। सो दैट्स व्हाई रामचंद्र गुहा बिलीव्स। अब रामचंद्र गुहा का नाम सुनकर कुछ लोग इरिटेट मत करिएगा, हिस्टोरियंस हैं तो उनको भी थोड़ा सा उनके रिसर्च को भी महत्व दिया जाए। ही ट्राई टू प्रूव दैट कि इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नॉट सिंपली अ पॉलिटिकल मूवमेंट, इट वाज एन इकोनॉमिक मूवमेंट, सोशल मूवमेंट, कल्चरल मूवमेंट एज वेल। तो हुआ ऐसा कि यह आर्थिक आंदोलन भी था, सामाजिक आंदोलन भी था, सांस्कृतिक आंदोलन भी था। तो हम नेशन बिल्डिंग बनने के कगार पर आ गए। और फिर 1920 के बाद जब गांधी का आगमन हुआ, हो सकता था कि हमारे नेशनल मूवमेंट की दिशा, क्योंकि आप जानते हो कि पहले उदारवादी नेता है, उदारवादी के बाद उग्रवादी है, फिर क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का आगमन हुआ, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भी बीच बीच में चलते रहे। तो अब हो सकता था हमारे नेशनल मूवमेंट की दिशा या तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से चलती रहती या ज्यादा उग्र हो जाती, लेकिन फिर आ गए गांधी। तो गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट को और नॉन वायलेंस वाले मेथड को चलाया। तो हमारे पूरे नेशनल मूवमेंट में कंसेंसस को विशेष महत्व दिया जाता रहा। हाँ, यह दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य के लिए अब कौन उत्तरदायी है, ये तो एक बड़ी लंबी कहानी है, और पार्टीशन पर मैं कई बार चर्चा भी कई लेक्चर में किया हूं, लेकिन और आगे भी फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात तो बड़ी दुर्भाग्यजनक रही, इसमें कोई शक नहीं, कि इतने कुछ के बावजूद भी राष्ट्रीय आंदोलन कहीं ना कहीं मुस्लिम अल्पसंख्यक समूह को विश्वास में लेने में विफल हो गया था, जिस कारण से आगे चलकर पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया। इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा। लेकिन चलिए, अब 1921 से कांग्रेस की बैठक अलग अलग क्षेत्रों में तथा काम काज के लिए पृथक पृथक भाषा का प्रयोग शुरू हुआ। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई, डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद होने वाला पहला देश भारत था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद होने वाला पहला देश भारत था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक कहा जाता है नाम मात्र की स्वतंत्रता इजिप्ट को मिली थी, बट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन टू बी इंडिपेंडेंट। और ठीक इंडिया के बाद तुम देखोगे श्रीलंका, म्यांमार, अब म्यांमार है तब बर्मा 1948 में, और फिर उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया के देश स्वतंत्र हुए। पाकिस्तान के लिए तो विभाजन ही स्वतंत्रता थी, तो पाकिस्तान तो इंडिया के शिशु के रूप में ही स्वतंत्र हो गया, तो उसमें कोई बात ही नहीं थी। और नेपाल भूटान था, वो टेक्निकली कभी परतंत्र नहीं हुआ और टेक्निकली कभी स्वतंत्र नहीं हुआ, उन दोनों का सिचुएशन ही अलग था। तो नेपाल भूटान थे, वो एक कोई न पहले ब्रिटिश डोमिनेंस में था, फिर जवाहरलाल नेहरू ने एक ट्रीटी की, उधर चाइना भी नेपाल पर दबाव डालता, इधर भारत भी तो उसमें सैंडविच हो रहा था, और इधर आप नेपाल और ब्रिटिश के संबंधों की कहानी जानते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नेपाल भूटान को एज सच आजादी मिलने जैसी चीज नहीं हुई। आजादी मिली इंडिया को, इंडिया से 3 नेशन पैदा हो गया, पहले पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, और उधर बर्मा स्वतंत्र हुआ और श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। तो आपका यही इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सिनेरियो है। अफगानिस्तान तो उस परिधि से बाहर ही है, हम ये साउथ एशिया की बात आपको कर रहे हैं। तो मतलब इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये देश आजाद हुए। तब इंडिया आजाद हुआ तो इससे पहले जो नेशन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट था, वो कौन कौन नेशन बना था, ये प्रोसेस शुरू हुआ था अमेरिका से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इमर्ज टू बी द फर्स्ट मॉडर्न नेशन ऑन दिस बेसिस यू कैन से, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले ही वहां रेवोल्यूशन हो गया था। और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन यहां शुरू हुआ तब तक 1789 में वहां पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी बन चुका था, जहां एक फेडरल सिस्टम के अंतर्गत एक रिपब्लिक की स्थापना हो गई थी। तो वो पहले उस दिशा में चला गया। देन कम द टर्न ऑफ फ्रांस। तो फिर फ्रांस एक नेशन के रूप में उदित हुआ, और फिर फ्रांस नेशन के रूप में आया। तो फिर फ्रांस के बाद वेस्टर्न यूरोप के जो 1 बाय 1 जो कंट्रीज थे, ब्रिटेन वगैरह था, तो ब्रिटेन वगैरह में तो खैर काफी समस्या है। आप जानते हो कि आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है। एक लेक्चर मैंने ब्रेग्जिट में आप लोगों को, पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, लेकिन आप लोग ब्रेग्जिट पर भी उस लेक्चर को देखिए, यूरोप को समझने का आपको अवसर मिलेगा। प्रत्येक लेक्चर में वैसा ही लेता हूं जो आपके लिए अतिशय उपयोगी हो सकता है। तो ब्रिटेन में उधर स्कॉटलैंड है, आयरलैंड था, तो इस प्रकार से आप देखते हो वेल्स कंट्री था, तो उसको ब्रिटेन उस सबको अपने नेशन के रूप में ढाला, उसमें थोड़ा सा मसल पावर का भी इस्तेमाल किया। खैर उस उधर हम नहीं जाना चाहते। फिर इधर जब आप आते हो, स्पेन वगैरह वो सब नेशन के रूप में इमर्ज होता चला गया। जब वो इधर जर्मनी, इटली नेशन बन गया भाषाई आधार पर, और उधर
जब सेंट्रल यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में तुमने देखा कि जैसे ऑटोमन साम्राज्य था, हैब्सबर्ग साम्राज्य था, वहां तो एक विचित्र समस्या हो गई। जो पुराने इंपायर्स थे वो छोटे छोटे नेशन के रूप में लगे। तो हमारे सामने अब तक जो नेशन का पैमाना था, इसमें से कोई भी नेशन अपने को सूट नहीं करता था। हाँ, एक कनाडा था, वो कनाडा भी पहले कॉलोनी ही रहा था, लेकिन धीरे धीरे डोमिनेंट स्टेटस उसको मिला। तो कनाडा में एक प्रॉब्लम हुआ था क्वेबेक का। क्वेबेक का प्रॉब्लम इसलिए हुआ था क्योंकि क्वेबेक उससे थोड़ा अलग भी था और उसको साथ लेकर भी चलना था। तो कनाडा और क्वेबेक का जो संबंध था, उसने कनाडा ने जो अपना फेडरल सिस्टम बनाया था, वो फेडरल सिस्टम कुछ कुछ भारत को आकर्षित कर रहा था। क्योंकि कनाडा में क्या था, उसको देखो, दो तरह का फेडरलिज्म होता है, मैं आपको डिस्कस करूंगा। एक को कहते हैं, एक तो एक कॉमन यूनिफॉर्म फेडरलिज्म होता है जिसको सिमेट्रिकल फेडरलिज्म कहोगे, हुज फादर इज यूएसए। मैंने उसको, सिमेट्रिकल को क्या हिंदी में कहेंगे, समान या व्हाटएवर। और दूसरा कहते हैं असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल कहते हैं विषमांग को। तो कनाडा एक तरह से कहिए तो असिमेट्रिकल फेडरलिज्म का उदाहरण था, क्योंकि क्वेबेक को जितना पावर और अधिकार दिया गया था उतना दूसरे रीजन को नहीं दिया गया था। तो खैर, इंडिया के सामने कनाडा नजीर था। यूएसए एक फेडरेशन था, लेकिन यूएसए का फेडरेशन इंडिया को सूट नहीं करता। जर्मनी भी फेडरेशन था, परंतु जर्मनी का फेडरेशन इंडिया को सूट नहीं करता। तो जब इंडिया को आजादी मिली, अब इंडिया किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, यहां पर मैंने आपको बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया आरंभ हुई तथा भारत आजादी प्राप्त करने वाला प्रथम उपनिवेश बना। फिर इसके शीघ्र बाद श्रीलंका, बर्मा आदि देशों की मुक्ति और पश्चिमी विश्व से भारत का राष्ट्र निर्माण की दिशा में पहला बड़ा प्रयोग। अब इंडिया देखो पहला बड़ा प्रयोग करेगा। इंडिया है, देख ही रहे हो, रीजन्स। अब जब भारत को आजादी मिली, जैसे आपको आजादी मिली तो आपने वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक मॉडल देखा, तो उस इकोनॉमिक मॉडल को आधार बना के आपने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने का प्रयास किया। तो उसी प्रकार से जिस समय भारत को आजादी मिली, तो बिफोर इंडिया देयर वर 3 मॉडल्स ऑफ नेशन। अब ये 3 मॉडल क्या है, तो भारत की आजादी से पूर्व भारत के समक्ष राष्ट्र संचालन के 3 मॉडल उपस्थित थे। फ्रेंच एकात्म मॉडल, यानी एकात्मक मॉडल, अमेरिकी संघात्मक मॉडल तथा कनाडा का मॉडल। यानी बिफोर द इंडिपेंडेंस इंडिया वाज हैविंग 3 डिफरेंट मॉडल्स ऑफ द नेशन: फ्रेंच यूनिटरी मॉडल, अमेरिकन फेडरल मॉडल एंड कनाडियन फेडरल मॉडल। ये 3 मॉडल थे, मैं आपको बताता हूं। इंग्लिश में लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 3 मॉडल्स बिफोर इंडिया। इंडिया के सामने 3 मॉडल थे। इसको कहते हैं एकात्मक मॉडल। तो आप कहोगे ये फ्रेंच मॉडल है, तो फ्रेंच का यूनिटरी मॉडल है। मॉडल है, तो ये मॉडल तो चल ही नहीं सकते थे। ये अमेरिकन सिमेट्रिकल फेडरल मॉडल है। अमेरिकन सिमेट्रिकल फेडरल मॉडल से हमारा मतलब ये है, सिमेट्रिकल कि इसमें जो एक ही तरह के अलग अलग प्रोविंस हैं और वो एक तरह के प्रोविंस को राइट मिला हुआ है। ये एक ही तरह के अलग अलग प्रोविंस हैं और ये प्रोविंस का इक्वल स्टेटस है। तुम जानते हो कि अमेरिका में पहले 13 स्टेट्स थे। 13 स्टेट्स को सीनेट में जो अपर चैम्बर है, उस अपर चैम्बर में बिल्कुल ही समान वेटेज दिया गया, बिकॉज एवरी स्टेट वाज इंटाइटल्ड टू सेंड द 2 मेंबर्स ओनली। तो टोटल 13 है। अभी तो देख रहे हो कि अभी तो उनका 50 है, तो 100 मेंबर सीनेट में हो गए। और प्योर्टो रिको आगे अगर हो जाएगा तो 51 हो सकता है, संभावना है। तो ये है। और फिर अपना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो लोअर है उसमें नॉर्मल है। तो ये इनका मॉडल था। और एक मॉडल था कनाडा का। तो कनाडा का असिमेट्रिकल मॉडल का मतलब है कि जो क्वेबेक है, वो क्वेबेक सबसे अलग उसका स्टेटस रखा गया, ये सबसे अलग। तो इसको असिमेट्रिकल कहते। तो असिमेट्रिकल इसलिए कि बाकी सिमेट्रिकल है, इसको विशेष अधिकार है।
बाकी सिमेट्रिकल है और इसका अधिकार विशेष है। तो ये 3 मॉडल इंडिया के समक्ष था। तो इंडिया तो इस मॉडल को सीधा क्रॉस करता। अगर इस मॉडल के आधार पर राष्ट्र बनाना चाहता, फ्रेंच मॉडल, यूनिटरी मॉडल के आधार पर, तो इंडिया राष्ट्र कभी नहीं बनता। दूसरा जो तुम देख रहे हो अमेरिकन मॉडल, तो अमेरिका की देश काल की परिस्थितियां अलग थी। अमेरिका ने जो अपना सिमेट्री या सिमेट्रिकल फेडरलिज्म बनाया था, माय स्टूडेंट्स व्हेनेवर आई विल टीच यू वर्ल्ड हिस्ट्री आई विल मेक यू दिस पॉइंट क्लियर कि उसमें अमेरिका की परिस्थितियां क्या थी। अमेरिका की परिस्थितियां यह थी कि 13 अलग अलग उपनिवेश पर ब्रिटिश ने शासन किया था। कल्पना करो अगर इंडिया को ब्रिटिश 4 पार्ट में बांटकर शासन करते, तब फिर स्वतंत्रता के बाद जो इंडिया का फेडरल एडजस्टमेंट होता, क्या वही रह जाता जो आज है? नहीं ना। तो ये चीज थी। और दूसरा कि इंडिया जो अमेरिका है, वो अमेरिका में जो 13 स्टेट्स थे, वो 13 स्टेट्स के बीच आपस में समझौता हुआ। किसी को अगर कम रिप्रेजेंटेशन देते तो वो फेडरेशन में आते ही नहीं, तैयार नहीं होते। सो इट वाज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अमंग देम। और दूसरी चीज यह थी कि अमेरिका में कल्चरल डाइवर्सिटीज थी, लेकिन अब कल्चरल डाइवर्सिटीज में भी 2 चीजें होती है। एक तो इंडिया इतनी कल्चरल डाइवर्सिटीज नहीं थी, पहली चीज। और दूसरी चीज कल्चरल डाइवर्सिटी का एक और विशेषता होती है जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब आप कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हो तो ध्यान रहे कि आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं एक खास लिंग्विस्टिक कम्युनिटी ग्रुप बहुत ज्यादा वेटेज वाला तो नहीं है जो अलग ट्रीटमेंट चाहता है, क्योंकि उसमें भी देखो 3 तरह की स्थिति है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इन तीनों को आप देखिए। तो 3 तरह की स्थिति में बताऊंगा कि भारत के समक्ष 3 प्रकार के राष्ट्र का उदाहरण, राज्य एवं राष्ट्र दोनों एक हो, अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं हो। जैसे फ्रांस है, तो वहां पर जो राज्य का आकार है वही राष्ट्र है, राज्य है, राष्ट्र है, हम दोनों एक हैं। दूसरा है एक ऐसा राष्ट्र जहां सांस्कृतिक विविधता हो, परंतु किसी एक क्षेत्र में विशिष्ट भाषाई अथवा अल्पसंख्यक समूह के द्वारा पृथक पहचान की मांग नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि ऐसे राष्ट्र का उदाहरण। मीन्स की सच ए नेशन व्हिच इज कल्चरली डाइवर्स बट देयर इज नॉट टेरिटरी बेस्ड माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक ग्रुप विद द डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी एंड सेपरेशन, फॉर एग्जाम्पल यूएसए, स्विट्जरलैंड एटसेट्रा। अब स्विट्जरलैंड में ही देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में देखो, सांस्कृतिक विविधता है लेकिन किसी एक सांस्कृतिक समूह बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, या वो सबसे अपना टेरिटरी वाइज, जो क्षेत्र वाइज कोई एक सांस्कृतिक समूह अपने आप को विशिष्ट और अलग रखने की कोशिश या मांग नहीं कर रहा है। तो उसमें आप फेडरल सिस्टम दे दो, सबको बराबर अधिकार दे दो, समान अधिकार, फेडरेशन को बना दिया इक्वल, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। और तीसरा मैंने बताया कि एक ऐसा राष्ट्र जहां केवल सांस्कृतिक विविधता ही नहीं बल्कि क्षेत्र विशेष में एक विशिष्ट भाषाई अथवा अन्य अल्पसंख्यक तथा उनके द्वारा स्वायत्ता अथवा पृथक राष्ट्र की मांग। क्योंकि सच ए नेशन व्हिच इज नॉट सिंपली कल्चरली डाइवर्स बट द स्पेसिफिक टेरिटरी बेस्ड माइनॉरिटी ग्रुप विद द डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी और सेपरेशन अमंग 11 फेडरल स्टेट्स, कनाडा, इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर एग्जांपल्स। दुनिया में कुल 11 संघीय व्यवस्था है। इन 11 संघीय व्यवस्था में कुछ ऐसे भी संघ बने हैं जहां पर एक टेरिटरी बेस्ड माइनॉरिटी ग्रुप है, उसने कहा कि हम सबके साथ नहीं जाएंगे, या तो आप हमें बांटकर अलग कर दीजिए या फिर हमारा विशेष वेटेज दीजिए। तो आप अगर उनको विशेष वेटेज दोगे तो फिर वह नॉर्मल फेडरेशन, जिसको कहते हो सिमेट्रिकल फेडरेशन, वह नहीं रह जाएगा। then that will turn to be asymmetrical federation। तो फिर वो क्या हो जाएगा, विषमांग संघीय व्यवस्था हो जाएगी, जिसमें आपको एक किसी कॉर्नर को झुकाना पड़ेगा उसकी तरफ। तो ऐसे वर्ल्ड में 4, जब हम नेशन की बात सोचते हैं तो 4 फेडरल नेशन उभर कर आते हैं। एक तो कनाडा, जो क्यूबेक वाली मैंने बात बताई, और दूसरा आता है इंडिया। तो इंडिया से पहले कनाडा ने अपना एडजस्टमेंट कर लिया था, लेकिन जो 2 अन्य नाम हैं, एक नाम बेल्जियम है। ये तो बेल्जियम बहुत आगे की कहानी है, 1970 के दशक में। तो मुझे लगता है कि बेल्जियम ने अपना अलग एक्सपेरिमेंट किया। हम यह नहीं कहेंगे कि इंडिया से वो इंस्पायर्ड है, लेकिन बेल्जियम ने डेवलप तो इंडिया के बाद किया, इंडिया के सामने तो नजीर नहीं है। और बेल्जियम के लगभग नहीं, बेल्जियम के ही समय, क्योंकि 1978 में एक्चुअली जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो एक नाम पढ़ोगे, स्पेन में जनरल फ्रैंको। तो स्पेन में जनरल फ्रैंको कौन था? तो वही हिटलर और मुसोलिनी का सहयोगी रहा था। स्पेनिश सिविल वॉर के बाद जीत कर आया था
और स्पेन का डिक्टेटर हुआ था और फिर वो एक लंबे समय तक रूल किया था वहां पर स्पेन में। वो मतलब हिटलर मुसोलिनी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर से दूर ही रहा था वो, मतलब हिटलर मुसोलिनी का शिष्य जरूर था लेकिन वो जरा चालाक निकला, अपने आप को बचा लिया। हिटलर मुसोलिनी का खात्मा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हो गया, परंतु जनरल फ्रैंको स्पेन में बहुत लंबे समय तक शासन करता रहा। तो उस समय कोई समस्या नहीं हुई, डंडे के बल पर कोई भी अगर, वैसे भी स्पेन तो पहले ही राष्ट्र बन चुका था, लेकिन अब दिक्कत हुई कि उत्तर आधुनिकतावाद के युग में चलकर धीरे धीरे डिफरेंट जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है उनमें चेतना आनी शुरू हो गई, उनमें आपस में चेतना आनी शुरू हो गई। तो उसी में तुम देखोगे, एक आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होगे, जैसे आपकी अगर जितनी बढ़िया समझ रहेगी तो न्यूज़पेपर का उतना ही बढ़िया उपयोग कर पाओगे, कम समय लगेगा एंड यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो आप अगर स्पेन के झमेले के बारे में पढ़ोगे तो स्पेन में एक जगह आपको मिलेगा कैटेलोनिया। वैसे मैंने कुछ मैप लगाए हैं, या आगे होगा कहीं, हाँ देखो ये कनाडा है। तो कनाडा में मैंने आपको कवर कर दिया कि यहाँ पर जो क्यूबेक का रीजन है वो कनाडा में सबसे विशिष्ट स्थान रखता है। उसी प्रकार से देखिए ये जो आपका है, ये देखो स्पेन है, स्पेन में एक कॉर्नर में कैटेलोनिया है और एक रीजन आपको और भी दिखेगा, उसको बास्की कंट्री कहते हैं। ये बास्की कंट्री और ये कैटेलोनिया, ये देखिए ये बास्की कंट्री है और ये कैटेलोनिया है। तो इन क्षेत्रों ने अपनी भाषाई पहचान, अपनी पहचान की मांग की, कहा कि भाई हम आपके कॉमन फेडरेशन में नहीं रहेंगे, हमको विशेष दर्जा मिलनी चाहिए। तो 1978 में स्पेन का दूसरा संविधान जो जनरल फ्रैंको के बाद बना, इसने असेमेटिकल फेडरलिज्म को अपनाया क्योंकि कैटेलोनिया को और बास्के को इनको अलग पहचान देनी पड़ी। तो ये घटना तो 1978 ऑनवर्ड है, जहां तक मुझे याद है 1978 है, हो सकता है 1-2 वर्ष का इधर उधर मेरे दिमाग में हो गया हो। और उधर पीछे अगर आप बेल्जियम जाएंगे तो 1970 से 93 के बीच 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने एक्सपेरिमेंट किए हैं अपने, लेकिन बेल्जियम का तो बहुत लेट शुरू हुआ है दौर और स्पेन का भी बहुत लेट है। इंडिया ने तो 1950 तक ही कर लिया था और इंडिया के सामने अगर एक छोटा सा नजीर कहोगे, छोटा सा नजीर, क्योंकि कनाडा का सिचुएशन अलग है, एक वेस्टर्न कंट्री है, तो वहां पर आपको एक छोटा सा नजीर अगर मिलेगा तो स्पेन को मिलेगा, सॉरी एक छोटा सा नजीर मिलेगा तो कनाडा को मिलेगा। कनाडा ने इससे पहले इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था। तो अब इंडिया के सामने है कि एक तो जम्मू और कश्मीर है, दूसरा नॉर्थ ईस्ट के रीजन है और तीसरा तमिलनाडु भी डिवाइसिव बातें कर रहा है, वो एक द्रव्य राष्ट्र की बात कर रहा है। तो अब इंडिया के साथ भी विशेषकर जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का तो हुआ कि तो रीजन ही थोड़ा बाद में सिविलाइज हुआ और अगर ओवरऑल आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो इंडियन हिस्ट्री में नॉर्थ ईस्ट का रीजन एक लंबे समय तक, मतलब पूरा इंडिया का जो हिस्टोरिकल पेरिफ्री है या इंडिया का जो कह सकते हो रीजनल पेरिफ्री है, उसे एक लंबे टाइम तक बाहर ही रहा। और फिर ब्रिटिश ने जब नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा किया तो ब्रिटिश ने उनको अलग रूल किया, सेपरेट बना के रखा और जाते हुए भी उन्होंने नागालैंड में थोड़ी आग लगा दी और इंडिया से एक सेपरेशन का भाव पैदा करके चले गए। तो हमारे सामने सबसे पहले नागा खड़े थे, मिजो खड़े थे, लेकिन नागा। और इधर कश्मीर में मामला तो शुरू हुआ था वहां के किंग हरि सिंह के साथ और बीच में पाकिस्तान ने इन्वाइट कर दिया, तो कश्मीर का भी एक था। और सबसे बड़ी बात है कि जब कश्मीर की बात होती है तो मतलब मैं आपको मतलब हम आपको हिस्टोरिकल चीजें बता रहे हैं, तो हम कश्मीर में केवल यह याद करते हैं कि भाई चलो पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया और इस कारण से भारत वहां पर मजबूर हो गया, आर्टिकल 370 लागू किया। लेकिन एक सच्चाई और भी है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्चुअली जिस समय इंडिया का किंग हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया था, उस समय अगर इंडिया कश्मीर में स्टेप ले सका तो एक तो आर्मी भेज सका, डेफिनेटली जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर राजा हरि सिंह ने साइन किया है। लेकिन एक और ट्रूथ है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, वो है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला का एक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी, उस पार्टी ने जो वहां का सबसे पॉपुलर पार्टी थी और जो कश्मीर में डेमोक्रेटाइजेशन के लिए, प्रजातांत्रिकरण के लिए प्रयास कर रही थी, उस पार्टी ने इंडिया के पक्ष में मत दिया और इंडिया का खुला समर्थन किया। तो इंडिया को तो शेख अब्दुल्ला से भी डील करना पड़ रहा था। इंडिया, शेख अब्दुल्ला चाह रहे थे कि कश्मीर का विशेष दर्जा मिले, कश्मीर का, और उनका बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग था। तो या तो नो कश्मीर या विथ कश्मीर तो स्पेशल स्टेटस।
अब इंडिया को ये दोनों चुनौती का सामना करना पड़ना है माय स्टूडेंट्स। तो इंडिया में तो सिमेट्रिक फेडरलिज्म नहीं चलेगा। तो एक तो इंडिया का ये है, अब इंडिया वन बाय वन इन प्रॉब्लम को देखो सॉल्व करेगा और तब एक मॉडर्न नेशन के रूप में इमर्ज करेगा, दुनिया के लिए नजीर बनेगा। दुनिया केवल इंडिया के स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान को देखती है, लेकिन राष्ट्र निर्माण में भी इंडिया से सीखना चाहिए। तो अब इंडिया हैड टू बी अ टेरिटरी। तो कैसे इंडिया अपने आप को डेवलप करेगा? तो मैंने आपको बताया कि इस तरह से ये 4 देशों का नजीर है और ये 4 देश हैं, कनाडा, इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब मैं आपको बताऊंगा कि ये नॉलेज आपके लिए कितना आवश्यक है कि अगर हम यूपीएससी के क्वेश्चंस को देखते हैं, मैं क्वेश्चंस का भी एग्जांपल आपके सामने रखूंगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जब तक एक व्यापक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी फिर आपको शॉर्ट में आना पड़ेगा, आपको क्लोज रीडिंग भी करनी पड़ेगी और ब्रॉड रीडिंग भी करनी पड़ेगी। तो नॉर्मली बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि भाई क्वालिफाई करने में समस्या यूपीएससी में क्यों होती है, तो बच्चे क्लोज रीडिंग करते रह जाते हैं, लेकिन ब्रॉड रीडिंग नहीं करने से उनकी ओवरऑल समझ डेवलप नहीं हो पाती है। तो फिर क्लोज रीडिंग में चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। आप लोग खुद, सभी लोग खुद अनुमान करिए कि जब से आपने इस सीरीज के लेक्चर को सुनना शुरू किया है तो क्या आपको पढ़ने में पहले से ज्यादा रुचि आई है कि नहीं, पहले से ज्यादा इंटरेस्ट आया है कि नहीं। थोड़ा थोड़ा सा अपने मन में भी जब आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते होगे तो थोड़ी सी चीजों में फर्क आपको नजर आता होगा। तो यही फर्क पड़ता है कि एक बार जब ब्रॉड आइडिया किसी चीज का हमारे पास होता है, हालांकि डायरेक्ट ब्रॉड आइडिया लेना मुश्किल है, ये मैं आपको दायरा बता रहा हूं। जैसे आप बार बार प्रश्न करते हो क्यों नहीं, तो उस क्यों नहीं का जवाब है। लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि ब्रॉड रीडिंग पर आप अचानक नहीं पहुंचेंगे। जैसे छोटा छोटा स्टडी करेंगे और प्रत्येक स्टडी के बाद छोटे छोटे पार्ट को एक दूसरे से लिंक करने की कोशिश करेंगे, करते करते फिर धीरे धीरे आपका ब्रॉड आइडिया आएगा। और मैं लेक्चर में जब इस तरह के ब्रॉड आप बार बार मुझसे सुनते रहेंगे तो आप जब खुद भी जब क्लोज पढ़ रहे होगे तो आपका ब्रॉड बनना खुद शुरू हो जाएगा। और फिर एक बार जब ब्रॉड बन जाएगा तो फिर जब एग्जाम से पहले फिर आपको क्लोज भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्पल भी देना है। लेकिन 40% क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं जो केवल ब्रॉड से ही आंसर हो सकते हैं, क्लोज से हो ही नहीं सकते। मैं तो उदाहरण आपको बताऊंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो इंडिया ने एक तो असिमेट्रिकल फेडरलिज्म बनाया, आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 371। 371 में तो आप जानते हो कि बहुत सारे मतलब प्रोविंसेस उनको कुछ ना कुछ रियायत मिली है। आप जानते हो 371 ए से ही शुरू होकर जे तक चले गए, लेकिन उसमें देखते हो कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को विशेष रूप से ख्याल रखा गया। ये असिमेट्रिकल फेडरलिज्म का उदाहरण है, क्योंकि हम सिमेट्रिकल फेडरलिज्म नहीं बना सके। आर्टिकल 370 हमको डालना पड़ा। मामला केवल पाकिस्तान का, इंटरनेशनल कम्युनिटी का ही नहीं था। उस समय मामला कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी था, शेख अब्दुल्ला का भी था, कश्मीर के लोगों की आकांक्षा का भी था। तो वो हमें उसको कंसेशन देना पड़ा। एक अब तमिलनाडु के साथ समस्या आ रही है, क्योंकि तमिल लोग में एक द्रविड़ आंदोलन पहले नेशनल मूवमेंट में ही जब आप पढ़ रहे होगे तो एक नेता का नाम आपको मिलेगा, उनका नाम है ईवी रामस्वामी पेरियार नायकर। तो पहले तो वो गांधीवादी थे, फिर वो सेपरेट कास्ट मूवमेंट से जुड़ गए और फिर उन्होंने निम्न जाति के मुद्दे को उठाया और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया और फिर आगे चलकर वही द्रविड़ आंदोलन के जनक बने। और उनके बाद फिर आ गए अन्नादुराई। तो अन्नादुराई ने भी फिर सेपरेटिज्म और फिर द्रविड़ आइडेंटिटी की बात करनी शुरू कर दी। तो फिर एक द्रविड़स्तान बनाने की, उससे अलगाव जैसी चीजें वाली बात शुरू हो गई। तो ये हमारे सामने चैलेंज था। तो एक चैलेंज तो हमने इमीडिएट आपको बताना चाहा कि इमीडिएट हमने सॉल्व किया, जहां वो हमने उस तरह से उसको डेवलप किया या हमने उसको सॉल्व किया कि हमने तुरंत एक, ये देखिए ये आपका बेल्जियम का है। बेल्जियम में ये ऊपर में फ्लैंडर्स है, वेलेनिया है नीचे। तो यहां पर बेल्जियम में समस्या क्या थी? बेल्जियम की समस्या थी कि यहां पर बेल्जियम, अगर आप यूरोप के मैप पर देखोगे तो आप शायद यहां पर आपको दिख जाए, लेकिन थोड़ी सी तो समस्या आएगी देखने में। जैसे आप फ्रांस में जो देखोगे तो आपको बेल्जियम दिखेगा, तो फ्रांस के ही बगल में। तो अब वहां पर आप बेल्जियम में एक चीज देखोगे कि उसमें फिर आपको एक समझने में दिक्कत होगी, जो बहुत छोटा सा है ओवरऑल मैप पर। तो अगर आप पूरे यूरोप के मैप पर खुद ही आप देखो तो उसमें आपको दिखेगा कि उसके बगल में नीदरलैंड्स है, फिर उसके बगल में फ्रांस है। तो वहां पर आप देखोगे कि कई जनसंख्या आ गई। डच जनसंख्या लगभग 40% डच जनसंख्या थी, 60% डच जनसंख्या थी पॉपुलेशन, और 40% फ्रेंच थी। मतलब
आप कह सकते हो कि 1% जर्मन भी उसी में है, तो कई जनसंख्या मिलकर वहां बनी हुई, तो वहां पर उनके बीच उसी तरह तकरार शुरू हो गई। तो आखिर उन्होंने भी एक असिमेट्रिकल फेडरलिज्म बनाया, और वो असिमेट्रिकल फेडरलिज्म का उदाहरण है कि वेलेनिया का क्षेत्र या फ्लैंडर्स का क्षेत्र है। तो ये 4 इस तरह के हैं। मैं अभी इसलिए आपको बताना चाहता कि देखो, नॉर्मली बच्चों को ये समझ में आता है, ये बड़ी बड़ी बातें बड़ी बड़ी बुक में होती है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। आप क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक आप खोलिए, और क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का आपका है भारतीय राजनीति 2 करके कुछ होगा, मुझे ध्यान नहीं है उसका टाइटल एग्जैक्टली। आपका पॉल साइंस का क्लास 10th का बुक है, उसको उलटिए, आपको पहला चैप्टर मिलेगा सत्ता की साझेदारी। और सत्ता की साझेदारी में खोलकर देखिए, आपको वहां 2 उदाहरण मिलेंगे, एक श्रीलंका का उदाहरण, दूसरा बेल्जियम का उदाहरण। और आपको बताएगा किस तरह से बेल्जियम ने इस समस्या का हल किया था, अपनी विविधतामूलक चरित्र को कैसे समझा और कैसे एक राष्ट्र के रूप में अपने आप को मजबूत बनाया, और श्रीलंका ने किस प्रकार अपने आप को क्षतिग्रस्त कर लिया। दोनों एग्जाम्पल वहीं आपको दिखेंगे। आप आज ही जाके उस बुक को खोलकर देखिए। आपकी जो नई एनसीईआरटी बुक है उसमें इतनी स्टैंडर्ड बातें हैं कि कई बार तो मैं खुद चकित रह जाता हूं कि बच्चे उनके साथ अगर जस्टिस कर पाए। क्योंकि देखिए, अभी ये बुक आई है, मैं आपको जानना चाहता, जैसे योगेंद्र यादव, आपका जो मैं लेक्चर जो दे रहा हूं, तो मैंने बहुत बुक का मेरा सपोर्ट होता है। जैसे एक इट्टी अब्राहम का हमने पढ़ा, इंडिया बिकेम टेरिटोरियल, हालांकि ये पहले ही था, हमको लगता है 2012-13 में ये बुक लिखी गई थी। एक इन्हीं योगेंद्र यादव की बुक 2011 में ही हमने पढ़ी थी, उसमें एक दो और भी को ऑथर्स थे। और अभी लॉकडाउन के बाद रिसेंट में, मतलब आप यही समझिए कि जस्ट मैंने ये बुक पढ़ी है कि मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, योगेंद्र यादव। अभी ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं इंडिया में, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल के रूप में हम इनका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि इनका विचार बड़ा संतुलित होता है। तो फिर ये हैं, और अभी रिसेंट में जो मैंने बुक खरीदी, अभी पढ़ नहीं पाया हूं, बस जब शुरू किया है, द इंडिया वे करके एस जयशंकर की बुक आई है। वो चाइना वगैरह का प्रॉब्लम आया है, तो अब ये पोस्ट कोरोना एज में इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का डायरेक्शन क्या होगा, तो उस पर एस जयशंकर ने लिखा है, और इंप्रेसिव ढंग से लिखा है कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में कौन सी संभावनाएं देख रहे हैं। उस बुक को अभी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया हूं, लेकिन जब कंप्लीट करूंगा तो कोई ना कोई लेक्चर में आपको उसका रसास्वादन जरूर कराऊंगा, या वैसे मैं एक बुक रिव्यू सीरीज भी निकालने वाला हूं, तो वहां भी मैं आपको बता सकता हूं। तो यहां पर आप देखिए कि ये वेलेनिया है। तो अब भारत उसकी तरफ चल चुका, अब भारत को राष्ट्र बनना है। सबल पक्ष इंडिया का क्या है कि इंडिया बहुत कुछ नेशनल मूवमेंट में गठित हो चुका है, और निर्बल पक्ष क्या है कि भारत का विभाजन हो चुका है। इसलिए भारत के पार्टीशन के बाद इंडियन नेता ठिठक रहे हैं, डर रहे हैं। उनको यह लग रहा है कहीं ज्यादा कंसेशन देंगे तो इंडिया विभाजन तो नहीं हो जाएगा, और उनके सामने वर्ल्ड का नजीर, एक कनाडा को छोड़ के भी थोड़ा सा, उनके पास दूसरा कोई नजीर नहीं है। थर्ड वर्ल्ड के पहले कंट्री है जो नेशन बनने चले हैं ट्रायल एंड एरर के मेथड से। अब उस जनरेशन के लीडरशिप के लिए समझिए कि इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद जो लीडरशिप आता है, वो लीडरशिप के सामने कितनी बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि उसको प्रूफ करना है, अपने आप को नेशन के रूप में ढालना है। तो वो इस समस्या का समाधान कैसे करेगा। तो पहला मैंने बताया है कि देखो, भारतीय नेतृत्व और संविधान सभा के द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात उठाए गए ठोस कदम। अब इनके द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे, तो पहला होगा विषम संघवाद, असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, कुछ राज्यों की विशिष्ट स्थिति यथा जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरी पूर्वी राज्य आदि, सम रीजन्स एंजॉयिंग स्पेशल स्टेटस, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेट्रा। दूसरा, राजभाषा नीति, ऑफिशियल लैंग्वेज। अब आप क्लास 10th का एनसीईआरटी खोलिए, हिस्ट्री का, सॉरी क्लास 12th का, वो थीम्स इन हिस्ट्री ऐसे करके कुछ है। तो आप क्लास 12th का मॉडर्न हिस्ट्री का एनसीईआरटी खोलिए, सबसे लास्ट चैप्टर में आप जाइए, वहां पर आपको मिलेगा पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा पर एक लास्ट में चैप्टर है, पार्टीशन के बाद वाला। उसमें आप 5 to 6, 7 पेज उलटते जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर है वो। तो फिर आपको एक चैप्टर मिलेगा इंडिया में लैंग्वेज प्रॉब्लम पर। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम पर जब उसमें आपको एक चैप्टर मिलेगा, उस लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले चैप्टर को आप पढ़िए। वहां जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत दिलचस्प बातें आपको उसमें मिलेंगी। उसमें मिलेंगी कि जब इंडिया के संविधान सभा में, चूंकि गांधी तो पहले से ही गुजरात से आए थे, आज भी हम देखते हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स गुजराती भाषी है और हिंदी में भी आते हैं। इंग्लिश में बच्चे होते हैं, इंग्लिश वाले बैच में भी, लेकिन हिंदी वाले बैच में अच्छे खासे गुजराती भाषी बच्चे होते हैं, क्योंकि गांधी ने वहां पर काफी हिंदी को प्रमोट किया था। तो गांधी ने कहा था, हिंदी नहीं, पहले उन्होंने कहना था कि हिंदुस्तानी लैंग्वेज हमारी राजभाषा होगी, और वही हमारी राजभाषा होगी, वही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। तो
उसमें क्या हुआ कि अब हिंदुस्तानी और ये जो आप हिंदी देखते हो उसमें अंतर क्या है, तो हिंदुस्तानी दोनों लिपियों में लिखी जाती थी, देवनागरी स्क्रिप्ट में भी और उर्दू स्क्रिप्ट में भी। यू आर यूजिंग बोथ द स्क्रिप्ट साइमल्टेनियसली, उर्दू एंड देवनागरी, तो वो कहलाती थी हिंदुस्तानी लैंग्वेज। तो वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज में फिर इंडिया का पार्टीशन हो गया, तो पार्टीशन होने के बाद उर्दू पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। तो जब उर्दू पाकिस्तान की चली गई तो फिर इंडिया का प्रॉब्लम अब वो हिंदुस्तानी वाली नहीं रह गई, क्योंकि वहां पर तो वैसे भी उर्दू के अगेंस्ट में थोड़ी सी मन स्थिति बन गई, तो इसलिए अब उर्दू वाले मुद्दे को हटा दिया गया और फिर अब हिंदी की बात चलने लगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो अहिंदी प्रदेश के जो पहले नेता थे, वो नेशनल मूवमेंट के समय सभी ने लगभग इस बात पर एक रजामंदी की थी कि ठीक है, हिंदी हमारी राजभाषा होगी। अब इंडिपेंडेंस के बाद जब मुद्दा उठा तो अब अलग अलग भाषा भाषी प्रदेश के जो लोग थे तो उनके बीच बेचैनी होने लगी। दे आर गोइंग टू बी मतलब रेस्टलेस की ऐसे में तो फिर ऑफिशियल लैंग्वेज अगर हिंदी होगी तो दूसरे भाषा भाषी के लोग अगर एग्जाम में बैठेंगे तो उनका पोजीशन तो वीक हो जाएगा। वैसे भी हर जगह हमको हिंदी भाषा का प्रयोग करना होगा, तो हम कैसे हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते, क्योंकि हमारी अपनी भी लैंग्वेज है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक लिंग्विस्टिक कॉन्शियसनेस आने लगी। अब आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग दृश्य वहां पर मिलेगा कि आप जब एनसीईआरटी क्लास 12 का एनसीईआरटी खोलोगे और जो लास्ट वाले चैप्टर में जाओगे तो वहां पर एक वीआर या आरवी धुलेकर करके एक लीडर हैं, ये यूपी से थे, तो उनका एक लेक्चर, उसमें एक स्पीच दिया गया है। उस स्पीच में वो खड़े होकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोलना शुरू करते हैं कि ब्रदर्स, आई बिलीव दैट वी आर ऑल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम सब इस संविधान सभा में हैं और हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा है, नेशनल लैंग्वेज, हम सबको हिंदी आती होगी। और अगर हम इस संविधान सभा में बैठे हैं भारत के भविष्य के निर्णय के लिए, कुछ उसी तरह का भाव है। मैं एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आपको नहीं बता सकता, मैं उसका बेसिक कंटेंट आपको मुख्य एसेंस बता रहा हूं। अब हम संविधान सभा में बैठे हैं और ये हमारे भारत का संविधान, ये संविधान सभा बना रही है, तो अगर इसमें जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं उनको ये संविधान सभा में नहीं बैठना चाहिए। अब यू मतलब एक तरह से पूरी संविधान सभा में खलबली मच गई, अरे ये क्या ये बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट ने उनको कहा, जो संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे, कि मिस्टर धुलेकर, आई फियर यू आर नॉट सर्विंग योर कॉज, यू आर नॉट हेल्पिंग योर कॉज। आप अपने आप को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, उल्टा नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लिंग्विस्टिक रिएक्शन भी तो होगा। आप कैसे कर सकते हो? इंडिया में 40.2% लोग, देखो एक बात तुम लोगों को, हिंदी प्रदेश के लोगों को भी एक बात समझनी होगी, 40.2% लोग हिंदी भाषी थे, बाकी सब अलग अलग माइनॉरिटी ग्रुप से थे। तो अगर ये बात स्वेच्छा से वो मान जाते, हम मनवा लेते, हम ऐसी पॉलिसी बना लेते, उनके लिए कुछ रास्ता निकाल देते और स्वेच्छा से मान जाते। आप आगे देखिए ना, वहां पर मराठी लीडर ने क्या कहा है, तमिल लीडर ने क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, एक दुर्गावती थी, सब महिला तमिलनाडु से ही, उन्होंने क्या कहा है। तो सब ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, इस तरह से आप हमको इंपोज नहीं कर सकते। उधर तमिलनाडु में मूवमेंट शुरू हो गया, डाउन डाउन हिंदी। अब ये मूवमेंट शुरू हो गया तो अब समस्या ये खड़ी हुई। हम लोग भी जब बचपन में थे, हमको याद है कि पिताजी और वगैरह का जो उन लोगों की बैठकी चलती थी अपने मित्रों के बीच, और जब कुछ बौद्धिक बहस होती थी तो यही कहा जाता था कि भाई नेहरू की गवर्नमेंट ने बड़ी कमजोरी दिखाई, ये दिखाया, हिंदी को उसी समय राजभाषा बनाना चाहिए था। आज देखिए हिंदी का हाल क्या हुआ इंडिया में। तो बचपन में हम भी कन्फ्यूज थे कि कुछ ना कुछ में गलती हुई है, और जब हम खुद पढ़ने लगे और जब दुनिया में बाकी राष्ट्रों को देखने लगे और एक ब्रॉडर आइडियाज हुआ, तब हमें भी वो असलियत पता चली। हो सकता है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी वो असलियत पता ना हो। जब हम हिंदी साहित्य के पर्सपेक्टिव से जब पढ़ते थे राजभाषा हिंदी, हमें याद है, तो हम गवर्नमेंट की इस बात के लिए खुलकर आलोचना करते थे कि यार तुमने हिंदी को प्रमोट नहीं किया, या तुमने क्यों नहीं स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल पावर नहीं दिखाई। परंतु ट्रूथ इज दैट कि आप वहीं पर दृष्टांत दीजिए, आप वैसे आपको नहीं पता चलेगा। श्रीलंका आइए, श्रीलंका वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस इन एशिया था। श्रीलंका में 74% सिंगली जनसंख्या थी, 18% 18% तमिल जनसंख्या थी।
और बाकी मुस्लिम्स है और बाकी 18% तमिल में 13% है जो वहां के थे और 5% इंडिया से तमिलनाडु से गए हुए थे इंडेंचर्ड लेबर के रूप में। ब्रिटिश ने चाय बागान कॉफी बागान में ले गए थे, बाद में वहीं पर जाके सेटल हो गए थे। वो 3 रीजन में बटे हुए थे। ऐसा भी नहीं तमिलनाडु की तरह भारत में केवल एक ही द्रविड़ और द्रविड़स्तान की मांग या द्रविड़ क्षेत्र की बात करें, 3 रीजन में बटे हुए थे। नॉर्दर्न में जाफना है उसमें थे, एक ईस्ट में बटी कोलोआ है उसमें थे कुछ तमिल, और कुछ तमिल कोलंबो में थे। तो इसलिए राष्ट्र जैसी चीज, मतलब जिस समय हमें आजादी मिली उस समय हमारे तमिल काफी उग्र थे और श्रीलंका के तमिल उतने ही शांत थे। श्रीलंका एशिया का एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री था। जापान के बाद सबसे अधिक पर कैपिटा नेशनल इनकम श्रीलंका का था, सॉरी पर कैपिटा इनकम श्रीलंका का था जापान के बाद, और 60% उसकी लिटरेसी रेट उस समय श्रीलंका की थी 1948 में जब उसको इंडिपेंडेंस मिला था, और हमारा लिटरेसी रेट उस समय था 16%, 16। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट जो श्रीमाव भंडारनायके की जो सरकार, वहां पर भंडारनायके की सरकार आई, उसके मन में और वहां के जो श्रीलंकन जो पीपल हैं, जो सिंगलीज हैं, उनके मन में वही भावना है। मतलब जो जो चीज की मांग आज की जा रही है, हम सिर्फ यह कहना चाहते कि आप उन मांगों को अपने पड़ोसियों को पहले देख लीजिए, क्योंकि आप पहले नहीं है जो मांग करेंगे। इससे पहले लोग मांग हमारे पड़ोसी आजमा चुके और सारे पड़ोसी आजमाने के बाद त्रासदी झेल चुके हैं इसका। श्रीलंका ने 1956 में जबरन सिंगला लैंग्वेज को थोप दिया। जबरन श्रीलंका ने सिंगला लैंग्वेज को थोप दिया उनके ऊपर, और जो मतलब अपर कंट्री में जो तमिल थे जिसको इंडिया से आए थे उसको डी इनफ्रेंचाइज कर दिया कि इनको वोटिंग राइट नहीं है, क्योंकि इंडिया है, इंडिया इनको वापस ले जाए। अब एक शांत तमिल उग्र हो गया और श्रीलंका गृहयुद्ध में फंस गया। और क्या है श्रीलंका का उसका नजारा आज आप देखिए। अब पाकिस्तान को देखिए। पाकिस्तान में जिन्ना ने धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाया, कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों 2 राष्ट्र हैं। तो यानी आपके लिए राष्ट्र बनने की वजह क्या है? धर्म है, रिलीजन है। अब उनसे पूछिए, चाहे वो हिंदुइज्म हो या इस्लाम हो, क्या वो यूनिफॉर्म है? अब मैं हिंदुइज्म की बताता हूं। आप किस बात पर गर्व करेंगे कि हम इंडिया में हिंदू मेजोरिटी है? हिंदुओं की 1991 का सेंसस उठाएंगे तो हिंदुओं की जनसंख्या यहां लगभग 82.2% या 4% के लगभग है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हिंदी भाषी 40.2% है। और अगर जिसको कहोगे कि जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी बेल्ट के अगर हिंदी भाषियों को देखोगे तो हिंदी बेल्ट के जो हिंदी भाषी हैं उनमें 9 स्टेट्स आपके आते हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज आती है। और अगर आप एक कॉमन बेसिस खोजोगे कि भाई कॉमन बेसिस क्या है, तो जो हिंदू हो, हिंदी भाषी हो और नॉर्दर्न बेल्ट के हो, अगर इन तीनों को तुम कॉमन खोजोगे तो तकरीबन जहां तक मुझे ध्यान है 34.7% पॉपुलेशन निकल जाता है। वो भी 34.7% में भी अंदर से डिवीजन है कास्ट के आधार पर। कोई ब्राह्मण है, कोई गैर ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण है, कोई मतलब लोअर कास्ट की श्रेणी में है, तो वो कास्ट के आधार पर वो भी बटा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो अगर एक ही समूह को खड़ा करके बांटना शुरू करोगे तो एक एक निकलते हुए हर समूह में 4-5 लोग बच जाएंगे। तो आप ही बताइए कि वैसी स्थिति में हिंदू राष्ट्र भी संभव नहीं है। और जिन्ना तो थे प्रबुद्ध लॉयर थे, इंग्लैंड से पढ़े हुए थे, इस बात को समझते थे, परंतु वो पॉलिटिकल मिलियज लेने के लिए उन्होंने नारा दे दिया, धर्म और राष्ट्र को एक माना, और फिर उन्होंने पाकिस्तान का सृजन किया। अब वही जिन्ना साहब को देखिए कि वो क्या करता है जिन्ना, कि जब वो संविधान सभा को संबोधित करता है, ये बात मैं कर रहा हूं 11 जुलाई 1947 की, मतलब उसका संविधान सभा ओपन 11 अगस्त, नॉट जुलाई, 11 अगस्त को। तो 11 अगस्त को जिन्ना जो संविधान सभा को संबोधित करने जाता है तो बोलता है कि भाई, वो कहते हैं कि भाई देखिए,
हम आज बढ़ चुके, पाकिस्तान अलग हो गए, तो जिन्ना का कहना था कि लेकिन अब जो पाकिस्तान राष्ट्र बनेगा वो एक सेकुलर स्टेट बनेगा, एंड इवन द रिलीजियस एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज वुड बी गिवन द प्रोटेक्शन। अब उसी तरह की बात है कि कोई अगर मतलब कह सकते हो वेजिटेरियन होने का दम भरे और कहे कि मैं ये अंतिम बकरा है, इसको मैं काट के खा लेता हूं, उसका मैं प्रचंड वेजिटेरियन बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा संभव है? आपने धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाया तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और आप कहते हो इस्लाम को यूनिफॉर्म तो है नहीं, पहले आप ही देखो, आप खुद ही अल्पसंख्यक थे, वो खोजा मुस्लिम थे, उनका खुद का मैरिज पर्सियन से था। अभी एक पिछले साल एक बुक आई थी, मिसेज एंड मिस्टर जिन्ना, तो वो पर्सियन मैंने पारसी से थे, उनकी पत्नी पारसी थी जो बहुत कम उम्र की उनसे थी। और बहुत कम लोग जानता है कि जिन्ना की जो स्वयं बेटी थी, उन्होंने भी एक ही बेटी थी उनकी, उन्होंने भी पारसी से ही मैरिज किया था और वो इंडिया में ही रह गई। दीना वारिया उनका नाम है। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज को, तो वो तो खुद भी प्योर मुस्लिम नहीं थे। तो इसलिए कहने का मतलब है कि धर्म क्या था। उसके बाद क्या हुआ, पहले वहां पर बलूचियों ने और पख्तूनों ने कहा हमें अलग राष्ट्र चाहिए, यहां बंगालियों ने कहा अलग राष्ट्र चाहिए, जिन्ना ने भी तो उर्दू को अपना नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, लेकिन ये पूर्वी वाले ने बंगाली लोगों ने कहा कि हम आपको उर्दू लैंग्वेज को ग्रहण नहीं करते, हमारी बंगाली लैंग्वेज होगी, अमार सोनार बांग्ला। जिन्ना खुद गए और जिन्ना ने जाके उन्हें कहा कि आप जितनी जल्दी बांग्ला को भूलकर उर्दू को सीख लीजिए उतना बढ़िया होगा, वो आपके हक में बढ़िया होगा। परिणाम क्या हुआ, पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। आप बर्मा में देखिए, जो गवर्नमेंट जहां, अब साउथ ईस्ट एशिया में देखिए, सारे देशों ने तो तमाम प्रयास किए हैं कि हम यूनिफॉर्म सिस्टम को लागू करें। इसी बुक में योगेंद्र यादव ने एक बार टर्म दिया है, हालांकि पहले वाले भी बुक में आई हुई है, एक टर्म है नेशन स्टेट, दूसरा स्टेट नेशन। तो नेशन स्टेट का जो टर्म है उसका मतलब है कि हम नेशन हैं और तब स्टेट मतलब हम पहले से ही हम एक नेशन है, उसको आप कह सकते हैं कि मतलब ऑल फिट, यू कैन से द फिट फॉर ऑल साइज, कि आपने एक पैंट बनवा लिया और कहा सबको यही पहननी है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो समूह करें हम नहीं है। अब आप ही रूम पार्टनर, अगर आपके 6, 7, 8 रूम पार्टनर हैं और आप उसमें कंडीशन दे देंगे कि देखो भाई आपको इतने बजे सो जाना है, इतने बजे उठना है, इस तरह से, तो बहुत कहेंगे भाई हम डिसिप्लिन को नहीं मानेंगे। तो अब तो यही हो सकता है ना कि आप पार्टनरशिप से अलग हो जाएं या फिर आप रहें, तो कुछ कॉमन पैरामीटर्स बनाइए। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि नेशन बिल्डिंग बड़ा नाजुक चीज थी और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में इसमें बहुत लोगों ने एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाने का एक्सपेरिमेंट किया और सबको मुंह की खानी पड़ी लगभग। उस समय इंडिया अपना व्यवहारिक नजरिया अपनाकर नेशन बिल्डिंग में आगे बढ़ा। देखिए, तो राजभाषा पर किया, राजभाषा, नागरिकता का जो सिटीजन का वो वन था वो भी बड़ा डिवाइसिव था। अब हुआ क्या था सिटीजनशिप में कि पाकिस्तान में विभाजन हुआ, तो यहां क्या हुआ कि बहुत सारे मुस्लिम्स, मतलब इंडिया ने पहले कहा कि भाई जस सोली का मतलब है कि जो सॉइल पर इंडियन बॉर्न है वो इंडिया का सिटीजन होगा। अब उसमें पार्टीशन के समय कुछ ऐसे मुस्लिम्स थे जो दंगे वगैरह के वातावरण में यहां से पाकिस्तान पलायन कर गए और पाकिस्तान पलायन किया और फिर पाकिस्तान से वापस आ गए। तो पाकिस्तान से वापस आ गए तो अब उनको क्या किया जाए, उनको जस्ट सोली माना जाए या नहीं, क्योंकि यहां पर तो तब तक क्या हुआ कि वहां पर दंगे छिड़े हुए थे, राइट्स। तो अ लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूजीज जस्ट मूव टुवर्ड्स इंडिया एंड दे वर जस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूजीज ऑक्युपाइड द पार्ट ऑफ दिल्ली एट दैट टाइम। अब वो दिल्ली में 5 लाख रिफ्यूजीज बैठे हुए थे कम से कम। तो अब इतना म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट का वातावरण था, इतना घृणा का वातावरण था कि उसमें कोई भी एक सम्यक नीति लागू करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, कैसे उसको लागू किया जाए। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो बड़े दबाव में आए, क्योंकि इधर जो हमारे बहुत सारे इधर कह सकते हैं कि बहुत जो इस पार इधर वाले थे जिनको पाकिस्तान से भगा दिया गया था दंगों के समय, वो दिल्ली में थे, वो अपने मिट्टी के नहीं थे, टेक्निकली पाकिस्तान की मिट्टी के थे, लेकिन हिंदूज थे। तो कॉन्सेप्ट आ गया जस सैंग्विनी,
जस्ट सैंग्विनी उसको बोलते हैं। तो जस्ट सैंग्विनी उसका, तो अब जस्ट सोली और जस्ट सैंग्विनी, और संविधान सभा पहले हिचक रही थी कि हम जस्ट सोली रखें या जस्ट सैंग्विनी रखें, तो उस पर कोई मत तक नहीं हुआ। तो संविधान सभा तो उसमें डिसीजन ले ही नहीं पाई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। फिर 1955 में एक एक्ट बना पार्लियामेंट के द्वारा, तो फिर उसमें उसका एक रास्ता निकाला गया। तो वहां पर भी हमने व्यवहारिक रास्ता निकाला। तो एक यह हमने समस्या को ढूंढा। दूसरा देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रावधान। तो अब टू पोस्टपोन यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर फ्यूचर। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में था कि सबके अपने अपने मैरिज के, सक्सेशन के, सबके अलग अलग लॉज थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो छोड़िए, हिंदू कोड बिल पर भी मत तक नहीं हो पाया, जो अंबेडकर को रिजाइन देना पड़ा। तो माहौल उस समय ऐसा था, आपको यह ध्यान होना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिचुएशन ऐसा था और इतना धार्मिक उन्माद का वातावरण था, इतनी रिलीजियस बाइगॉटरी का कंडीशन थी कि उसमें कोई भी क्रिएटिव डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो मेरे शायद बहुत मेरे स्टूडेंट्स इस बात को जानने, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, कि आपका मेडिवल हिस्ट्री में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं रहा था। क्रिमिनल कोड्स यूनिफॉर्म रहा है ब्रिटिश के समय भी, और एक गोवा को पोर्चुगीज बनाते हुए चले गए यूनिफॉर्म। अदरवाइज यूनिफॉर्म सिविल कोड अकबर के टाइम में देखो, औरंगजेब जैसा रिलीजियस बाइगॉट है, तो वहां पर भी सिविल में देखोगे हिंदू के लिए हिंदू लॉज, मुसलमानों के लिए मुस्लिम लॉज। तो वो पहले से भी उसी तरह से चला आ रहा था। लेकिन अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मांग इसलिए उचित है, और हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर, इसके फेवर में डिसीजन दिया है। तो इसकी वजह यह है कि बहुत सारे जो कम्युनिटीज हैं, उनके जो सिविल लॉज हैं वो धर्म के आधार पर गाइडेड है। और धर्म के आधार पर गाइडेड होने का मतलब है कि उसमें जस्टिस की, उसमें आप कर सकते हो कि उसमें सोशल जस्टिस वाला प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो विमेन है उनके साथ कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये केवल इशारा इसे इधर ही नहीं होना चाहिए, बहुत सारे और भी ऐसे कम्युनिटीज हैं, मतलब मेल फीमेल जिसको पैरिटी बोलते हो, ये तो समझोगे तो उस समय कोई भी मेडिवल रिलीजन में नहीं, लेकिन किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। तो अब माना गया कि भाई देखो, आज का वर्ल्ड स्टैंडर्ड है कि सबको जस्टिस मिलना चाहिए और मेल फीमेल पैरिटी होनी चाहिए, सक्सेशन में भी फीमेल और मेल के साथ इक्वलिटी होनी चाहिए, तो इसलिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। लेकिन जब आप थियोरेटिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हो तो उसमें कुछ और भी सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये है। फिर अब एक मुद्दा आता है भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन। हमने आपको पहले बताया था कि जैसे जब स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के से पहले या नेशनल मूवमेंट के दरमियान, उस समय इस तरह की स्थिति आई थी इन कोर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट कि एक आपस में एक मतक बन रहा था, एक विचार बन रहा था कि भाई एक हम लोग प्रांतों का फ्यूचर में गठन करेंगे लिंग्विस्टिक प्रांत के आधार पर। लेकिन मतलब कि प्रत्येक प्रांत को अपनी एक राजभाषा के आधार पर, जो से भाषाई समूह, उसको हम एक प्रांत बनाएंगे और प्रेसिडेंसी टाउन को तोड़ेंगे, और प्रेसिडेंसी जो है ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, और सभी अलग अलग भाषाई समूह के अलग अलग प्रोविंस होंगे। इन द मीन टाइम पार्टीशन हो गया, तो हमारे इंडियन लीडरशिप डर गए, तो पीछे हट गए, तो वो मूवमेंट शुरू हो गया आंध्रा में। अब देखो, एक समस्या आई भाषा की, वो तमिलनाडु से शुरू हुई। उसने कहा कि राजभाषा में हम हिंदी को नहीं मानेंगे, तो वहां पर हमने कॉम्प्रोमाइज किया, या फर्स्ट जनरेशन ऑफ लीडरशिप ने कॉम्प्रोमाइज किया कि पहले 1950 में हुआ कि 15 इयर्स के लिए अंग्रेजी भी सपोर्टिव स्टेट लैंग्वेज रहेगी हिंदी के साथ 15 इयर्स के लिए। फिर 1963 में फिर एक बार तमिलनाडु में मूवमेंट शुरू हो गया, तो फिर 1963 में ही डिसीजन ले लिया गया, मैंने उसे 2 वर्ष पहले ही 15 इयर्स पूरा होने वाला था, कि फॉर इंडेफिनिट पीरियड, मतलब हमारे जो लीडरशिप है उन्होंने फ्यूचर जनरेशन के लिए टाल दिया कि फ्यूचर जनरेशन इसको डिसाइड करेगा, फ्यूचर जनरेशन के लोग ये बात को डिसाइड कर पाएंगे कि आखिर अब हिंदी को या अंग्रेजी को कब तक साथ रखा जाए। तो एक तो ये समस्या थी जो तमिलनाडु से शुरू हुई। दूसरा, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो, देयर शुड बी द लिंग्विस्टिक स्टेट, यह मूवमेंट शुरू हुआ आंध्र प्रदेश से, और इसने काफी उग्र रूप धारण कर लिया। तो आंध्र प्रदेश के बाद उग्र रूप धारण कर लिया, इसमें एक सत्याग्रही थे उनका, श्री रामलू, आपने सुना होगा, फास्ट एंड टू डेथ, उसमें डिटेल्स में मैं नहीं जा पाऊंगा।
तो फास्ट टू डेथ के कारण उनका डेथ भी हो गया। तो 1953 में ही नेहरू के गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया कि हम भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन करेंगे, और आंध्र प्रदेश पहला ऐसा प्रांत बना। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, राज्य पुनर्गठन आयोग, और उसके रिकमेंडेशन में पहले 1956 में तुम देखोगे 14 यानी 14 प्रोविंसेस और 6 यूनियन टेरिटरीज गठित हो गया भाषाई आधार पर। फिर आगे उसमें और भी जुड़ते चले गए 1966 तक। गुजरात बॉम्बे अलग हुआ 1960 में, और फिर हरियाणा पंजाब अलग हुआ 1966 में श्रीमती गांधी के टाइम में। तो एक तरह से वहां पर भी हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब उसके बाद धर्मनिरपेक्षता की नीति। तो नॉर्मली ये कंफ्यूजन होता है कि जो वेस्टर्न कंट्री में जो सेकुलरिज्म है वही हमारे यहां नहीं। हमने सेकुलरिज्म को एडॉप्ट किया, लेकिन अभी तो मैं सेकुलरिज्म को डिटेल्स में आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना हिंट कर दूं कि वेस्ट में जो सेकुलरिज्म आया उसके सेकुलरिज्म का हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है। उसका कह सकते हो कि जियो पॉलिटिकल कंडीशन उसका अलग है, और जो इंडिया में है उसका जियो पॉलिटिकल कंडीशन अलग है। जैसे अब वेस्ट में तुम देखोगे कि वहां पर धर्म ने काफी प्रताड़ित किया। एक क्रिश्चियनिटी का डोमिनेंस था, और क्रिश्चियनिटी में रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट था। तो कई बार क्या हुआ कि स्टेट के द्वारा दूसरे धार्मिक संप्रदाय के लोगों को काफी प्रोजिक्यूट किया गया। विशेषकर ब्रिटेन से बहुत सारे प्यूरिटन्स जो प्रोटेस्टेंट थे वह स्टुअर्ट डायनेस्टी के टाइम में प्रोजिक्यूट होकर यूएसए मतलब अमेरिका भागे, और अमेरिकी महाद्वीप में जब एक नया राष्ट्र उन्होंने बनाया तो उनके जेहन में कहीं ना कहीं यह चीज थी। तो उन्होंने एक सेकुलरिज्म का एक कॉन्सेप्ट लाया जिसमें उन्होंने स्टेट को और रिलीजन को कंप्लीटली सेपरेट कर दिया। उसको कहते हैं वॉल ऑफ सेपरेशन। तो वॉल ऑफ सेपरेशन बनाया जिसमें कहना है कि ना तो रिलीजन स्टेट के मामले में हस्तक्षेप करेगा और ना ही स्टेट भी रिलीजन के मामले में हस्तक्षेप करेगा। जैसे वहां अगर कोई भी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है अपने परिसर में किसी और को नहीं आने दे तो स्टेट उसको मजबूर नहीं कर सकता है कि आप इसको अपने यहां आने दीजिए। उसी तरह से स्टेट के किसी मामले में रिलीजन नहीं बोल सकता है। तो दोनों का वॉल ऑफ सेपरेशन हो गया। हमारे यहां देखा गया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उसमें दो समस्याएं हैं। एक तो अपने धार्मिक समुदाय के अंतर्गत अब हिंदू कहते हो, लेकिन हिंदू में ही तो अनटचेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट है। अगर हिंदू हैं और कहते हो सारे हिंदू भाई एक हैं, तो फिर इसमें आपने जाति में और अछूत की अवधारणा भी तो अनटचेबिलिटी की रखी हुई है। तो स्टेट तो ये देखेगा ना कि आप एक ही धार्मिक समूह के लोग अपने ही भाई बिरादर के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। तो आपके धर्म के द्वारा समर्थित कोई चीज है, महिलाओं कहीं एक्सप्लॉयटेशन है, तो स्टेट देखेगा कि आप धर्म के नाम पर उसके साथ आप इंटरवेन नहीं कर सकते हो, उसके लाइफ को आप क्रश नहीं कर सकते हो। तो उसी प्रकार से तुम देखते हो, अब कोई अगर हम कहें कि ट्रिपल तलाक हमारे मतलब इसमें शामिल है, तो उसी प्रकार से कोई कहे भाई हमारे यहाँ बाल विवाह हमारे धर्म का हिस्सा है, तो उसमें स्टेट हैव टू टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि इंडिया का कंडीशन अलग है। और दूसरी बात यह आती कि एक यह भी है, जैसे एक इंट्रा कम्युनिटी का है, दूसरा इंटर कम्युनिटीज का है। जैसे अल्पसंख्यक समूह है तो उनको भी फियर है। तो स्टेट की धर्मनिरपेक्षता में दोनों बात शामिल हुई। एक तो स्टेट सभी धर्म के साथ समान व्यवहार करेगा। आप देखिए ना, आपके एनसीईआरटी बुक में अच्छे ढंग से समझाया हुआ है। मुझे लगता है क्लास 12th का भी है, और क्लास 10th के बुक में भी शायद मुझे लगता है पॉलिटी वगैरह के बुक में आपको अच्छे से समझाया हुआ धर्मनिरपेक्षता वगैरह वाले पहलू को। जैसे आपको उदाहरण देकर ही बताया है, जैसे फ्रांस का है तो फ्रांस का भी वही है, यूएसए की ही तरह। उसमें हम धर्म से बहुत पृथक रहेंगे, कॉमन। जैसे यूएसए की तरह नहीं है एग्जैक्टली, यूएसए का अलग मॉडल है, फ्रांस का अलग है। फ्रांस के मॉडल को लेसिटे भी बोलते हैं, जिसमें कि आप पगड़ी पहनकर क्रॉस पहनकर कॉमन प्लेस पर नहीं जा सकते। इंडिया में ऐसा नहीं। इंडिया में कि सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करिए तब तक जब तक एक दूसरे से नहीं टकराते हैं। जब एक दूसरे से टकराएंगे तो स्टेट हस्तक्षेप कर देगा। तो इसके लिए जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, रिलीजियस माइनॉरिटीज है, उसके लिए हमने आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक का प्रावधान लाया, जिसमें धार्मिक है, लिंग्विस्टिक है, कल्चरल है। तो उसमें आपको 25 से 28 तक आ जाए रिलीजियस वाले को, फिर उसी प्रकार से आप देखोगे लिंग्विस्टिक कल्चरल वाले को। तो इस प्रकार से हमने फंडामेंटल राइट्स में जगह बना दी कि भाई इन लोगों को हमें सुरक्षा देनी। धर्मनिरपेक्षता की नीति को हमने अपनाया। अब इतना ही नहीं, बल्कि अगर किसी राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचानी है तो आपको एक डेमोक्रेटिक पद्धति को लेकर चलना पड़ेगा, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया। तो हमने प्रजातांत्रिक प्रक्रिया अपनाई। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में फायदा यह होगा, एक भाव बनेगा, हम सभी एक हैं, हम सभी एक हैं, हम समान हैं, सरकारी सेवा में हम समान हैं।
हम सबको जॉब मिलेगा, नो डिस्क्रिमिनेशन, वन मैन वन वोट इंडिया, सबको समान अवसर मिलेंगे। तो अगर आपका सिस्टम डेमोक्रेटिक है, देखो साउथ एशिया में या साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे आपको इसलिए रेशियल और लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉब्लम दिखेंगे बिकॉज दे कुड नॉट चैंपियन डेमोक्रेसी। अगर आप डेमोक्रेसी को चैंपियन करते हो, सबको समान अवसर देते हो, तो धीरे इंडिविजुअल को महत्व देते हो, तब समुदाय की पहचान ढीली पड़ती है। लेकिन जब आप इंडिविजुअल के साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो फिर वो अपने बचाव के लिए समुदाय में चले जाते हैं। अभी तो एक और भी नया प्रॉब्लम हो गया है, वो है सो कॉल्ड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिस कारण से सब नेशनलिज्म का तत्व तो काफी प्रबल हो गया है। और जो पहले दुनिया के स्थिर डेमोक्रेसी माने जाते थे वो भी अब अस्थिर हो गए हैं। जैसे वेस्टर्न कंट्री में तुमने देखा कैटेलोनिया ने फ्रेश मांग उठा दी, ब्रिटेन में स्कॉटलैंड ने मांग उठा दी। तो इस प्रकार से वो पुराने जो सेटल्ड नेशन है, उन सेटल्ड नेशन में भी आज प्रॉब्लम आ गया है ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लेकिन जो नेशन पहले से साउथ ईस्ट एशियन नेशन थे या साउथ एशिया के नेशन थे, जहां पर इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्डनेस था, वहां पर डेमोक्रेसी ने जड़ नहीं जमाया, सबों को समान अवसर नहीं मिला, तो धीरे धीरे आपस में जो बिलगाव आया। तो अगर राज्य आपको सुरक्षा नहीं देगी तो आप अपनी सुरक्षा अपने समुदाय में खोजने की कोशिश करते हैं। जिससे जो कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग होता चला जाता है और उसमें डिवाइसिवनेस आता जाता है, उसमें भी एक सेशनिज्म की चीजें आने लगती है। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ता है। अब भारत ने स्वतंत्र आंदोलन का वैकल्पिक मार्ग ही प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि राष्ट्र निर्माण का भी वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत किया। इंडिया डिडंट सिंपली गिव एन अल्टरनेटिव पाथ ऑफ नेशनल मूवमेंट बट ऑल्सो ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो इंडिया ने दोनों का एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया है। और क्योंकि हमने इतने सारे मेजर्स लिए कि इन मेजर्स के कारण इंडिया एक स्टेबलाइज नेशन बन सका। पिछले 7 डेकेड्स में हमने प्रूव कर दिया कि हम नेशन है, एक हैं। पाकिस्तान कितनी जल्दी बट गया। साउथ एशिया में आप देखिए, बर्मा में प्रॉब्लम है, श्रीलंका में प्रॉब्लम है, साउथ ईस्ट एशिया के अधिकांश देशों में प्रॉब्लम है, बट इंडिया कुड इमर्ज टू बी अ नेशन। अब जो भी सेंसिटिव व्यक्ति, अब इसी में मैंने आपको साउथ एशिया, अब जितने भी सेंसिटिव व्यक्ति हैं उनको अब यह ध्यान रखना है, जैसे कि अब अभी जो बेचैनी हो रही है, जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये यही है कि मैं बस आप लोगों को इशारा करूंगा कि ये बड़ा ही सूक्ष्म संतुलन पर हमारा राष्ट्र बना है, बड़ा ही सटल बैलेंस पर। इसमें छेड़छाड़ मत कीजिए, ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो जो विशेषकर जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है उसमें बहुत बेचैनी है। क्योंकि बेचैनी इसलिए नहीं है, आप डिस्क्रिमिनेट करते हो वह समस्या नहीं है। अगर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं भी करते हो, लेकिन सामने वाले के मन में अगर फियर पैदा होता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वह राष्ट्र के लिए नुकसानदेह हो जाता है। इसलिए हम लोगों को फूक फूक कर कदम उठाना है। तो माय स्टूडेंट्स, अब वर्तमान आपको संभालना है। वर्तमान में मैं ज्यादा स्पीच नहीं दूंगा, क्योंकि वर्तमान में अगर मैं इन मुद्दों को उठाऊं कि अभी आर्टिकल 370 पर ही हमारा जो डिसीजन हुआ है, या यूनिफॉर्म सिविल कोड की ही बात है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यूनिफॉर्म लेकिन कॉमन सिविल कोड बनाना है। यूनिफॉर्म का मतलब यह नहीं है कि आप किसी एक समुदाय के वैल्यू सिस्टम को आप सब पर थोप दो। इसके लिए आपको कंसेंसस बनाना होगा, इसके लिए आपको नेशनल बहस देनी होगी, इसके लिए आपको पब्लिक ओपिनियन लेना होगा, अधिक से अधिक पब्लिक से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आपको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड, और वो सभी कोड का महत्तम समावर्तक होगा। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि किसी एक कोड के कारण वो प्रभावी है। उसी प्रकार से क्या हम लोग आप परीक्षण करें कि क्या हमारे पास कोई दूसरा विकल्प था या नहीं था। आर्टिकल 370 में भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के थ्रू, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत उसको धीरे धीरे उसका ऑलरेडी इरेजन हो रहा था। तो अब हमें यह भी देखना है कि हमारा आगे का स्टेप क्या होता है। जैसे हमने एक गलती की थी, आपको याद होगा कि हम लोगों ने जीएसटी से ठीक पहले डिमोनेटाइजेशन कर दिया था, तो उसके बाद जीएसटी लागू किया। तो ये तो खैर देखिए कोरोना का कहर आ गया, तो इसने तो कोलैप्स ही कर दिया है पूरे सिस्टम को। लेकिन कोरोना तो कोई नहीं जानता था, ये तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, इसके लिए किसी को अकाउंटेबल नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन हमने डिमोनेटाइजेशन के बाद जस्ट जीएसटी का
सिस्टम लाया, वो दोनों की हमारी इकोनॉमी उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकी। तो हमारा व्यक्तिगत सजेशन होगा कि आर्टिकल 370 पर जो अभी स्ट्रॉन्ग डिसीजन हुआ है, तो थोड़ा सा हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को में थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए उसको थोड़ा सा ज़्यादा कंसेंसस के साथ ले जा सकते हैं, उसको थोड़ा सा हम ज़्यादा समझदारी के साथ और थोड़ा सा प्रोसेस को डिलीट करके आगे बढ़ें तो हमारे राष्ट्रीय हेल्थ के लिए बढ़िया होगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। और आप जानते हो कि इंडिया कम से कम एक ऐसा खुशनसीब राष्ट्र अभी तक है, कब तक रहेगा आगे कहा नहीं जा सकता, जहां खुलकर बुद्धिजीवी अपने विचार को प्रकट कर पाते हैं। और जो विचारों की आज़ादी है वो इंडिया में उसका ख्याल होना चाहिए। और आप सभी को, हम प्रत्येक सिटीजन की जवाबदेही है कि इस विचारों की इस आज़ादी को बनाए रखें। तो लेकिन मैं इससे पहले इसको मैं छोड़ू, उसमें मैं 2-3 क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूंगा। ये रखना इसलिए जरूरी है ताकि आपको यह लगे कि आपको एक ब्रॉडर आइडिया क्यों चाहिए। देखिए, यूपीएससी में जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे जब तक आपके पास ब्रॉडर आइडिया नहीं रहेगा। ये 2017 में आपसे पूछा है। मैं एक हिंदी में ही लिख रहा हूं बच्चों, चूंकि मेरे पास टाइम कम है, दोनों लैंग्वेज में लिखने पर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। एक है भारत की सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में, ये 2017 का है। मेरे इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, आप लोग यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक जीएस वाले पेपर में इसको देख लीजिएगा, 2017 का है। विविधता के संदर्भ में क्या यह कहा जा सकता है कि राज्य की तुलना में क्षेत्र सांस्कृतिक विविधता क्षेत्र सांस्कृतिक इकाई को निर्मित करता है। क्षेत्र सांस्कृतिक इकाई को निर्मित करता है। तो एक आपका ये पूछा है 2017 में, 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन 2019 में पूछा है। 2019 में पूछा है कि क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। और एक क्वेश्चन में बच्चों और भी बताना चाहूंगा 2016 का। ये क्वेश्चन को मैं इसलिए मॉडल के तौर पर आपके सामने रखना चाहता कि सच्चाई यह है कि ये क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट जिसको अगर ब्रॉडर आइडिया नहीं हो तो आंसर कर ही नहीं सकता। और यूपीएससी की खासियत है कि यूपीएससी का 40% क्वेश्चन, 30 to 40% क्वेश्चन ऐसा होता है कि ब्रॉडर आइडिया से होता है। और वो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन डालते हैं कि यह केवल पुस्तक में कारण परिणाम पढ़ने वाला बच्चा है या ब्रॉडर आइडियाज। और इस ब्रॉडर आइडियाज की जरूरत आपको निबंध वाले पेपर में ही पड़ती है। जैसे देखो, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, वो तो मैं अपनी मेमोरी से दूंगा। ये 2016 में आपसे पूछा है। ये पूछा है कि एग्जैक्ट 2016 का क्वेश्चन मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपको उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा उसे मिलता जुलता मैं फॉर्म कर देता हूं कि भाषाई
क्या भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, क्या भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन भारत के लिए उपयोगी रहा? हो सकता है मैं कोई शब्द भूल रहा हूंगा तो आप लोग क्षमा करेंगे, आई मे मिस सम स्पेसिफिक टर्म्स, लेकिन मोटे तौर पर यह कि गठन भारत के लिए उपयोगी रहा। अब मैं सबका परिप्रेक्ष्य बता देता हूं। देखो, अब क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, तो हमारा जो राष्ट्र बना उसके बाद जो नए नए कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज कल्चरल डाइवर्सिटी मामले को लेकर वो क्वेश्चन काफी फॉर्म कर रहे हैं। 2016 का क्वेश्चन इसलिए फॉर्म हुआ था क्योंकि 2016 में जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो वो बड़ा यूनिक एग्जाम्पल था, क्योंकि देखो वो तेलुगु भाषी क्षेत्र था। जिस समय आंध्र प्रदेश बना था तो आंध्र प्रदेश विकसित था, विशेषकर जो कोस्टल आंध्रा था, और तेलंगाना था वो निजाम का भाग रहा था, निजाम का पार्ट रहा था। तो बाद में क्या हुआ कि निजाम का एरिया, तो आपको मतलब पता होना चाहिए कि निजाम 1940 जो 13 सितंबर जैसे 1948 में जो निजाम का भाग है उस पर इंडिया का कब्जा हो गया था, तो वहां से आ गया तेलंगाना रीजन जो तेलुगु भाषी था, और इधर आंध्रा 1953 में बना, तो दोनों अलग अलग क्षेत्र थे। तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने यह सोचा कि भाई जब हम भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन ही कर रहे हैं तो हम तेलंगाना को और कोस्टल आंध्रा को अलग अलग क्यों रखें। तो उनको उन्होंने 1956 में मिलाकर एक बृहद आंध्रा बना दिया। अब वो तेलंगाना अविकसित क्षेत्र था निजाम के अंतर्गत, उसको निजाम के अंतर्गत बहुत सारे प्रोटेक्शन मिलते थे। तो उसको क्या लगा कि वहां पर बेचैनी हुई कि भाई हमारी इकोनॉमी खराब है और सब फायदा कोस्टल आंध्रा को मिल रहा है, तो इसी मुद्दे पर वो मूवमेंट करते हुए 2014 में अलग हो गया। तो अब आपसे परीक्षक आपके नॉलेज के अंदर जाके पूछ रहा है कि अब आप बताइए क्या ये उचित कदम था, अगर उचित था तो अलग क्यों हुआ। तो वहां पर आपको जवाब देना चाहिए कि भाई 1947 और 1948 की सच्चाई थी वो, इसमें केवल आंध्रा का नहीं बहुत सारे क्षेत्रों में मांग उठ रही थी। और दूसरी बात यह है कि आप वहां पर श्रीलंका का एग्जाम्पल दीजिए, पाकिस्तान का एग्जाम्पल दीजिए, सोवियत रूस का एग्जाम्पल दीजिए, और आप बताइए कि उस समय चूंकि एक पारस्परिक अविश्वास था सेंट्रल स्टेट्स के बीच, तो अगर उस समय लिंग्विस्टिक स्टेट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो यहां पर एक तरह से आप समझें तो सेशनिस्ट मूवमेंट शुरू हो जाता, एक चेन रिएक्शन हो जाता। और जो सच्चाई आप देख रहे हो 2014 की सच्चाई है 21st सेंचुरी की। जब आप बच्चे होते हो तो आप मिठाई के लिए रोते हो, और थोड़ा बड़े होते हो तो मोटर बाइक के लिए रोते हो, और उससे जब बड़े होगे तो जॉब के लिए। तो जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हो आपकी लाइफ की प्रायोरिटी बदलती जाती है, लेकिन उस समय तो भाषा ही सबसे महत्वपूर्ण था। तो आपकी अगर समझ रहेगी तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से हल कर पाओ। और जो मैंने पीछे आपको बताया है, देखो 2017 का 2019, इन दोनों का बल यही है कि कल्चरल डाइवर्सिटीज इंडिया का। अब देखो 2017 आपका भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन को ही बेसिस बना के पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि क्या भारत की सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में क्या कहा जा सकता है कि राज्य की तुलना में क्षेत्र सांस्कृतिक इकाई को निर्मित करता है। मतलब whenever you are talking about the diversities of India, can you accept that कि it is not a state but the region which truly forms a unit of culture। तो वो रीजन है जो कल्चर की यूनिट को फॉर्म करता है, क्या आप एक्सेप्ट करते हो। तो ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसी समय बंगाल में जब वो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने गोरखालैंड में जब बंगाली भाषा को इंट्रोड्यूस कर दिया, वहां का क्षेत्रीय था नेपाली, तो वहां पर नेपाली जनसंख्या थी तो नेपाली भाषा का उपयोग करते थे, तो उन्होंने बंगाली भाषा को थोपा, तो वहां पर मूवमेंट शुरू हो गया। तो ये क्वेश्चन का पूछने का भाव यह है कि भाई आप अगर स्टेट को अपनी भाषा के प्रति इतना संवेदनशील है तो एक भाषाई आधार और प्रांतों का गठन में प्रॉब्लम भी है। क्योंकि अगर आप इंडिया के डिफरेंट प्रांत को देखोगे तो 4% से लेकर और लगभग 39%, 44% तक भाषाई अल्पसंख्यक वहां है, भाषाई अल्पसंख्यक है। तो प्रत्येक प्रांत के अंदर एक अच्छी खासी भाषाई अल्पसंख्यक है, तो वो अपनी अलग पहचान की मांग कर रहे हैं। अब जैसे बिहार में देखोगे मैथिली,
और बिहार के एक पार्ट में भोजपुरी, यूपी में भोजपुरी, तो ये सब लैंग्वेज की मांग उठ रही। उर्दू, बिहार में तुम देखोगे कि उर्दू भाषी एक अच्छी खासी जनसंख्या है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के प्रति लिंग्विस्टिक सेंसिटिविटी दिखाई, तो क्या स्टेट गवर्नमेंट को अपने रीजनल यूनिट के प्रति नहीं दिखानी चाहिए? तो दैट इज द डिमांड। अब ये हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, सोशियोलॉजी का है, इट हार्डली मैटर्स है। आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, बटा हुआ कहां है। और जो तीसरा है लघु भारत दिखाई देता है, तो बहुत ही नेचुरल है। पूरे इंडिया में राजनीतिक कारणों से और आर्थिक कारणों से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जनसंख्या का माइग्रेशन होता रहा है। आप अगर नजर उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक अच्छी खासी तेलुगु जनसंख्या बंगाल में, एक अच्छी खासी तमिल और कन्नड़ जनसंख्या महाराष्ट्र में और गुजरात में, एक अच्छी खासी गुजराती जनसंख्या बॉम्बे में, बिहार और यूपी की अच्छी खासी जनसंख्या बॉम्बे में। अब बॉम्बे की जो जनसंख्या है वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में। तो इसलिए तुम देखोगे कि आज गणेश उत्सव ऑल ओवर इंडिया मनाया जाता है। दुर्गा पूजा बंगाल में, अब दिल्ली में आइए तो दिल्ली में देखेंगे यहां पर एक चित्तरंजन पार्क है। उस चित्तरंजन पार्क में कम से कम एक अच्छी खासी आपको वहां पर आपको मिनी कलकत्ता दिखेगा। और आप समझ सकते हैं कि बिहार का पर्व था कांवड़िया बैजनाथ धाम का, लेकिन दिल्ली में ट्रैफिक जाम हो जाता है श्रावण मंथ में, जब हरिद्वार से जब कांवड़िया का दल जब चलता है दिल्ली के लिए, वो बिहार का पर्व है। तो आप समझ सकते हो आप कि पूरी इंडिया में डिफरेंट कल्चर ग्रुप्स के लोग हैं। तो वो लघु भारत है आपका। तो इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और यहां पर प्रत्येक रीजन डाइवर्सिफाइड है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया की सच्चाई ही नहीं है, प्रत्येक स्टेट की सच्चाई है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को भी अपनी इस डाइवर्सिफाइड कैरेक्टर का ख्याल करना चाहिए। आप दूसरे स्टेट के लोगों के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो। तो मेरा ये कहना है, ये होता है समझदारी के आधार पर क्वेश्चन का आंसर। और जितना ही आपका आउटलुक ब्रॉड होगा, यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन को आप रिमूव करते जाओगे और ये समस्या आ ही नहीं पाएगी। पहली तो आपकी समझदारी हो, और दूसरा है 150-200 शब्दों में उस समझदारी को उतारने की प्रैक्टिस हो। कोई भी एग्जाम में स्टूडेंट फेल नहीं कर सकता, ये मेरा विश्वास है। तो अपने पहले मन को दृढ़ करिए। और आज मैंने आप लोगों का बहुत समय लिया, लेक्चर भी संभवतः बड़ा ही हुआ होगा, मैं टाइम तो नहीं देख रहा, लेकिन टॉपिक ऐसा है जो समाप्त करने का मन नहीं करता। क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हो। इंडिया ने नेशन बिल्डिंग का अपना एक अलग पैटर्न ही बना दिया। आप का एक क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिया है, ये क्वेश्चन भी बहुत मीनिंगफुल है। 2015 का क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक विविधता के 4 कारकों को बताइए, और बताइए कि भारत की एकता में इनका क्या योगदान हुआ। अब बताइए, कोई कहे कि आपका हाथ कमजोर है, बट जस्ट ट्राई टू इस्टेब्लिश दैट कि आपका एक कमजोर हाथ आपकी शरीर का ताकत कैसे बना। तो अपने आप में ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस लेक्चर को सुने और मेरे पैटर्न को समझने का प्रयास करें। आप में से बहुत लोग पैटर्न को समझ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है, और बाकी लोग भी धीरे धीरे समझ जाओगे। आप पहले बिग थिंक करो, बिग थिंक करोगे तो आप क्लोज से ब्रॉड पर आओ, फिर ब्रॉड से क्लोज पर आओ, सारा प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।